हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए पोर्टफोलियोज की थ्योरी पढ़ेंगे आज हम। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा एक काम करें यार, मैं नेक्स्ट संडे अगर तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशंस ना हो तो 12 से 6 रख के सारी थ्योरी खत्म करा दूं है जो बच गया। जो हमारे चैप्टर कोई बड़ा चैप्टर तो नहीं बचा हुआ, मैं पूछता हूँ आपसे, फॉरेक्स का कोई बचा हुआ है? फॉरेक्स की थ्योरी बची हुई है कितने बच्चों की? अच्छा सबकी फॉरेक्स की, उसमें तो पूरा एक संडे लग जाएगा। और एक मिनट जरा बुक दिखाना, जरा एक बार जरा चैप्टर चेक करो जरा। जो मैंने बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे अभी अभी थ्योरीज कराई है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर उन्होंने वो थ्योरी नहीं करी जिन्होंने मैंने अभी रिसेंटली कराई है, तो इसका मतलब उन्होंने चैप्टर भी नहीं करे होंगे, तो वो अभी आ रहे होंगे तो वो उसमें ही करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी थ्योरी अभी हमने बिल्कुल रिसेंटली करी है। हम लोगों ने पहला चैप्टर थ्योरी ऑन फाइनेंस कर लिया था। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर भी कर लिया है। प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करा दिया मैंने आपको। कैपिटल बजटिंग का भी करा दिया था। डिविडेंड मैंने कहा था मुझको कराना ही नहीं है, ये आपको मेन बुक से ही करना है। यानी कि जब मैंने मेन चैप्टर कराया था डिविडेंड का क्लास में प्रैक्टिकल, तो ये उसके साथ ही कवर हो गया था। वर्किंग कैपिटल की थ्योरी भी हम लोग साथ साथ ही कर लेते हैं। तो ये दो चैप्टर तो आप मार्क कर लेना कि इसको हम लोगों ने थ्योरी क्लास में करना ही नहीं है। पोर्टफोलियो में आज करवा रहा हूं। डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, तो बस फिर तो कुछ है ही नहीं। ट्रेजरी भी करा चुका हूं मैं। तो मेन हमारा क्या रह गया? एक फॉरेक्स, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मिसलेनियस, एससीबीए। तो एक काम करते हैं, इसको ये 2 संडे का काम है हमारा, 2 संडेज। तो ये 2 संडे में हम सारा वाइंड अप कर सकते हैं, क्लियर है नहीं? जिसमें ज्यादातर टाइम तो लगेगा फॉरेक्स की थ्योरी में। उसके बाद ये सारे चैप्टर ऐसा कर लेते हैं, एक संडे में ना पहले सारा करा देता हूँ फॉरेक्स छोड़ के, फिर एक रह जाएगा चैप्टर, कौन सा? बस फिर उसको कर लेंगे। हाँ जी। फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ? अच्छा एक बात और, तुम लोगों ने फॉरेक्स का चैप्टर पढ़ लिया सबने? कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा? हाँ तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका तो कल फॉरेक्स शुरू हो रहा है ना, तो फॉरेक्स की थ्योरी तो फॉरेक्स में हो जाएगी, तुम्हें तो अलग से करना ही नहीं है। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉरेक्स हो गया है? हाँ तो बस इतने बच्चों को फॉरेक्स की थ्योरी करानी है मुझे, ठीक है ना? क्योंकि बाकी लोगों का जिनका नहीं हुआ उनको हम बैच में ही करा देंगे, अब अलग से नहीं आना। तो उनकी थ्योरी अलग से नहीं करनी, बैच में ही करा दूंगा मैं साथ साथ ही अब। अच्छा तो ये बात, एक बार दोबारा बताना जरा, फॉरेक्स कितने बच्चों की थ्योरी चैप्टर हो गया लेकिन थ्योरी नहीं हुई? एक बार दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 22, ठीक है? 22 कह रहा हूँ। अच्छा इसका तो मैंने मेरे ख्याल से वो भी तो चलाई थी, एक रिकॉर्डिंग भी चलाई थी। अच्छा फास्ट कर देते थे, मेरे को आगे कर देते थे हैं? कहते अरुण सर आगे हो जाओ। अच्छा चलो लिखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पेज नंबर 90, जल्दी जल्दी निकाल लो जरा फटाफट से। 9090
इसमें ना सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, एक आधा क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो थोड़ा सा टाइम खाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग डालो, अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। फंडामेंटल अप्रोच, टेक्निकल अप्रोच, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाउ जोन्स थ्योरी, एक हम पढ़ेंगे रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी, फंडामेंटल, टेक्निकल, ईसीएमएच, डाउ जोन्स, रैंडम वॉक, ठीक है जी। तो ये 5 थ्योरीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पांचों थ्योरीज को मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए पहले समझना है आपने। पेन वेन बंद कर दो, समझने पे ध्यान दो बस। अप्रोचेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करनी है और उसके लिए अप्रोचेस चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? अप्रोचेस। सर ये अप्रोच कैसे सोच के बनाई गई है वो हमें समझना है। फंडामेंटल अप्रोच कहती है कि शेयर की जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो और कुछ नहीं, उसके फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू है। सर आपने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुझे बताओ आज हम इक्विटी की वैल्यू निकालते थे, कैसे निकालते थे? क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज क्या इक्विटी की वैल्यू होती थी? तो हम सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या निकालते थे? तो क्या मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाता था? यस प्लीज। तो फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। मैं फिर रिपीट करूंगा, आज की वैल्यू इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर। तो जितने भी हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, अगर उन सब की हम क्या निकाल दें? प्रेजेंट वैल्यू, उनकी हम क्या निकाल दें? तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू या वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं फंडामेंटल अप्रोच। तो फंडामेंटल अप्रोच हमेशा ये मानती है कि किसी भी शेयर की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक उसके फ्यूचर कैश फ्लोज पे, कम ऑन, एक उसके, और दूसरा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अगर यूजिंग दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब हम कैश फ्लोज को प्रेजेंट में लाते हैं तो हमारे पास जो निकल कर आता है दैट इज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड दिस इज फंडामेंटल अप्रोच। तो फंडामेंटल अप्रोच हमेशा फोरकास्टिंग करती है। क्या करती है? फ्यूचर में बिलीव करती है। दिस इज फंडामेंटल। ऑन द कॉन्ट्ररी टेक्निकल अप्रोच क्या होती है? ये मानती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, इतिहास दोबारा दोहराएगा। इसका मतलब टेक्निकल अप्रोच का ये मानना है कि फ्यूचर की रिटर्न क्या होगी? एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न्स। कम ऑन, एवरेज ऑफ। तो इसका मतलब ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं करता, ये उसके लिए बेसिस किसको बनाता है? पास्ट को। इसका क्या मानना है बच्चे? कि हिस्ट्री जो है दैट टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। कहता है हिस्ट्री रिपीट मारती है, ये हमारे को मानना है। तो अगर इतिहास दोबारा दोहराएगा तो जो काम पहले हुआ था क्या वो फ्यूचर में भी हो जाएगा? तो इसका मतलब टेक्निकल अप्रोच की माने तो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द लास्ट रिटर्न्स। कम ऑन, एवरेज ऑफ दी। तो हम लास्ट रिटर्न्स की एवरेज निकालते हैं और हमारे पास फ्यूचर की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आती है। क्या ये दोनों पॉइंट समझ आ गए? तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, एक बार दोबारा बताओ फंडामेंटल क्या है? आवाज मारो, फंडामेंटल क्या है? क्या फंडामेंटल अप्रोच कहती है कि हमारे लिए क्या फ्यूचर कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम डिस्काउंट करके क्या वैल्यू निकाल लेंगे?
टेक्निकल कहता है फ्यूचर को भाड़ में जान दो, फोरकास्ट करना आसान काम। तो क्या हमेशा इतिहास को देखते हुए फ्यूचर फोरकास्ट किया जाएगा? यस प्लीज। आपको क्या लगता है रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं? पास्ट। सर आप टेक्निकल अप्रोच ही फॉलो करते हो रियल लाइफ में। आज आपके जितने भी डिसीजन है सर पास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड पर है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? फ्यूचर फोरकास्टिंग करना हमारे बस की बात, तो जब हमारे बस की बात है ही नहीं फ्यूचर को फोरकास्ट करना, तो क्या क्राइटेरिया सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस ही है? बोलो बेटा। आज आप कभी भी देख लेना, किसी भी टीचर के पास जब कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो तो आप क्या देखकर उसके पास पढ़ने जाते हो? कि वो मुझे कितने नंबर दिला देगा? सर वो तो वो भी नहीं जानता होगा। बोलो। बट आप उसका क्या देखते हो? पास्ट। तो आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्या फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हो? सर क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? बोलो बेटा। तो पहली अप्रोच का नाम क्या है? फंडामेंटल। और दूसरी अप्रोच का नाम क्या है? टेक्निकल। फंडामेंटल का मतलब बेस्ड ऑन फ्यूचर और टेक्निकल का मतलब बेस्ड ऑन पास्ट। अब ध्यान से देखिएगा, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस क्या है? पहले सुन लीजिएगा फिर पढ़िएगा इसको। देखो ईसीएमएच क्या मानना क्या है? ईसीएमएच का मानना ये है, सुन लो, 3 तरह की मार्केट्स होती हैं। हाँ जी, कितने तरह की? एक होती है स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट, एक होती है वीक फॉर्म मार्केट और एक होती है सेमी स्ट्रॉन्ग। 3 तरह की मार्केट्स होती हैं बच्चे हमारे पास, वीक, स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब स्टॉक मार्केट 3 तरह की होती है, एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग और एक सेमी स्ट्रॉन्ग। अब ये वीक, स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग क्या होता है ये हमें समझना है। ध्यान से सुनिएगा जरा आराम से, क्या मतलब है इसका। कहते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। हमने पूछा क्या मतलब है, तो उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। आज अगर मैं ये कहूं मार्केट में शेयर का प्राइस 100 रुपए है, हाँ जी, मार्केट में शेयर का प्राइस क्या है? 100 रुपए। पूछा गया कि ये जो वैल्यू आ रही है 100 रुपए, वो सही है या गलत? सही है या गलत? भाई आप टिप्पणी करते हो महंगी है, सस्ती है, लेकिन ईसीएमएच कहता है कि सर जरूरी नहीं है कि टिप्पणी हमें करनी हो। डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्म ऑफ मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट है, आवाज मारो कौन सी है, तो वो कहता है जो वैल्यू आ रही है ना वो करेक्ट वैल्यू है। इसका मतलब ना वो अंडर वैल्यू है ना ओवर वैल्यू है। एग्जाम्पल समझो क्या, अगर तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट चल रही है इस समय, मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब होती है। अभी से समझो कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म अगर हुई तो जो शेयर की जो वैल्यू आ रही है ना वो एब्सोल्युटली करेक्ट वैल्यू है। क्या मतलब है इस बात का, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं आज मार्केट में पता चला कि रिलायंस की एजीएम थी और उस एजीएम के अंदर 100% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इसका इंस्टेंट इंपैक्ट प्राइस पे आया और शेयर बढ़ गया। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या पीपल आर अवेयर ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन एंड गुड इंफॉर्मेशन इज हैविंग द इंपैक्ट कि प्राइसेस विल मूव एंड बैड इंफॉर्मेशन विल हैव द इंपैक्ट प्राइसेस विल मूव? तो इसका मतलब क्या जो भी प्राइस आ रहा है क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन है? तो फिर वो सही प्राइस है, फिर वो क्या है, सही प्राइस। तो वो कहता है फिर ये तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट है, क्योंकि जो भी प्राइस आ रहा है क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे वो आउटसाइडर हो, अगर सारी इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट प्राइस पे आ रहा है तो वो प्राइस एब्सोल्युटली करेक्ट प्राइस है, उसको आप अंडर ओवर वैल्यूएशन नहीं बोलेंगे। इसका अगर रिलायंस 1600 का है तो हम क्या बोलेंगे, 1600 इज द करेक्ट प्राइस। अगर वो अचानक 1500 का हो गया तो हम क्या बोलेंगे, 1500 इज द, आप ये नहीं बोलोगे कि ओवर है या अंडर, लेकिन कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट में,
स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट। रीजन सुनो क्यों, मैंने बार बार कहा स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट होती कौन सी है? एक ऐसी मार्केट जिसके प्राइस पर सारी इंफॉर्मेशन का इंप्लीकेशन होता है। देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या मार्केट रिएक्टिव टू द इंफॉर्मेशन है या नहीं? बस ये बता दो, क्या पीपल रिएक्ट टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद यू? आज हम कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कौन चुनाव जीतेगा, सो आई एम वेरी श्योर क्या मार्केट में हर इंफॉर्मेशन से क्या वोट बढ़ भी रहे होंगे और कट भी रहे होंगे। आज कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप इमीडिएटली मूव चेक करते हो। सर जैसे हम मूव देखते हैं तो कई लोग जो बीजेपी के एंटी थे वो फेवर में आ जाते हैं, कई लोग जो कांग्रेस के एंटी थे वो कांग्रेस के फेवर में चले जाते हैं। क्या हर इंफॉर्मेशन से क्या जितने भी वोटिंग होल्डर्स हैं क्या वो इधर या इधर मूव करे जा रहे हैं? यस प्लीज। और यही इसका इम्प्लीकेशन क्या 2019 के चुनाव पे पड़ जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, दिल्ली में सीलिंग आई, क्या इसका इम्प्लीकेशन डेफिनेटली वोट बैंक पे आ सकता है। डीमोनेटाइजेशन का भी इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं वोट बैंक पे आ सकता है, मे बी पॉजिटिव, मे बी ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस तरीके से लिया। जिसने इसको पॉजिटिव मैनर में लिया क्या डेफिनेटली वो फेवर में चला गया। जिसने इसको एडवर्स तरीके से लिया, क्योंकि हम लोग इस समय जजमेंट बेस्ड है, यानी कि हर आदमी अपनी एक ऑब्जर्वेशन लेकर बैठा हुआ है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते तू सही मैं गलत या मैं सही तू गलत। हम तो ये कह रहे हैं यार हर आदमी का अपना एक ऑब्जर्वेशन था उस चीज का, डेफिनेटली कुछ फेवर में चले गए और कुछ एडवर्स पे। क्या इसका वोट बैंक पे डेफिनेटली इसका इंप्रेशन आएगा? यस प्लीज। तो यानी कि जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन आपको कान में सुनाई देती हैं क्या हर चीज कहीं ना कहीं काउंट होएगी इस वोट बैंक के ऊपर। सिमिलरली क्या आज अगर हम कहते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं किसी कंपनी का शेयर खरीदने, तो क्या उसका प्राइस का इंप्लीकेशन इंस्टेंट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छी इंफॉर्मेशन से प्राइस अप चला जाता है और बैड इंफॉर्मेशन से प्राइस डाउन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या मार्केट इज जो भी है क्या वो हमेशा प्राइस का जो भी वैल्यूएशन आ रहा है क्या ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट कौन सी होती है? ध्यान से सुन लो, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज हैविंग द इंप्लीकेशन ऑन द प्राइस। ऑल फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन में है चाहे वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसका मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट अगर आ जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो जाए। कम ऑन, इनसाइडर ट्रेडिंग। बच्चा कहता सर ये कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो जाए? नाउ सी, इनसाइडर ट्रेडिंग बंद होने का मतलब क्या है? सर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनसाइडर रहे ही ना, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाए तो क्या उसका प्राइस पे इंप्लीकेशन सबके लिए आ जाएगा। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे मालूम है कि मेरा मर्जर होने वाला है, मुझे मालूम है मेरा मर्जर होने वाला है रिलायंस के साथ, मेरी टीम को पता है मेरा मर्जर होने वाला है। इसका इंप्लीकेशन प्राइस अप जाएगा, ये हम 4 लोगों को पता है, तुम्हें नहीं पता। तो क्या हमने अपने ही शेयर बायबैक करने शुरू कर दिए? क्या इसका बेनिफिट सबको मिला या सिर्फ हम 4 लोगों को मिला? दिस इज इनसाइडर, दिस इज। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनसाइडर रखते ही नहीं, हम सारी इंफॉर्मेशन को किस में ले आते हैं? पब्लिक डोमेन में, तो क्या इसका इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या सबको दिखेगा? तो क्या सबकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन जो भी आएगा क्या वो करेक्ट प्राइस आएगा? बोलो। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी होती है? जल्दी तो। Where no information is insider. Come on, where no information is, every information is in the public domain and the prices are having the implication of all information. Prices is having implication of all. तो बोलते हैं this is absolutely correct price. Why? Because इसका जो प्राइस तय हुआ है क्या वो सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे हुआ था। सारी मतलब पब्लिक वाली भी और इनसाइडर भी। क्या? क्योंकि इनसाइडर अब रही ही नहीं कोई। जबकि सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता होगा, कौन बताएगा? रफली गैस। सर इनसाइडर रहती होगी और प्राइस जो रिएक्टिव होता होगा ओनली टू दैट इंफॉर्मेशन विच इज इन द पब्लिक डोमेन। सर इंडिया में कौन सी मार्केट चल रही है? आज भी इनसाइडर होते हैं क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आती। तो क्या इसका मतलब सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या प्राइस बिल्कुल सही है या थोड़ा सा अभी भी गड़बड़ है? और अभी भी गड़बड़ किन लोगों के प्रति है? जिनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने तो मजे ले लिए प्राइस के, लेकिन क्या बाहर वाला उस आदमी उस इंफॉर्मेशन से डिप्राइव्ड रह गया? बोलो। एक तीसरा पॉइंट होता है वीक फॉर्म। इसको बोलते हैं थर्ड क्लास मार्केट। क्यों वीक फॉर्म मार्केट क्या होती है? जिसका करंट इंफॉर्मेशन से प्राइस का कोई लेना देना ही
नहीं है। मतलब पीपल आर ऑलवेज रिएक्टिव टू द लास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल सुनेगा ध्यान से। बच्चा पटेल नगर में आया, आज से 15 साल पहले किसी टीचर का बहुत नेम फेम था, ठीक है जी, 15 साल पहले बहुत नेम फेम था। उसने उसका करंट रिजल्ट भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। 15 साल पुरानी वाली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर वो बच्चा वहां चला गया, तो इसका मतलब करंट इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट अगर प्राइस पे पड़ ही नहीं रहा, तो ये कौन सी मार्केट हुई? वीक फॉर्म मार्केट। यानी कि वीक फॉर्म मार्केट क्या होती है? जो कि डिपेंडेंट ऑन करंट होती है या पास्ट इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब अगर इसका मतलब समझ में क्या कह रहा हूं, एजीएम आ गई, 100% डिविडेंड आ गया, लेकिन कंपनी के शेयर पे कोई चेंज, कारण क्योंकि सर उसका करंट इंफॉर्मेशन का प्राइस पे कोई इंप्लीकेशन है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड वीक फॉर्म। सर मेरे ख्याल से वीक फॉर्म मार्केट आज की डेट में तो सर्वाइव नहीं करती, कारण क्योंकि आज सारे लोग बहुत अवेयर आ चुके हैं। क्या अवेयरनेस बढ़ने की वजह से क्या हर बच्चे को पता होता है कि इसकी वजह से प्राइस अप जाना चाहिए या फॉल? तो क्या वो डेफिनेटली उसका इंप्लीकेशन प्राइस पे लेकर आता है? बोलो बेटा। तो दिस इज व्हाट द 3 टाइप्स ऑफ मार्केट हाइपोथेसिस आर देयर। तो कौन मुझे बताएगा कौन सी मार्केट हाइपोथेसिस आपके हिसाब से करेक्ट प्राइस दे देगी मुझे, और कौन सी बिल्कुल बेकार प्राइस देगी? और सेमी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली प्राइस का इंप्लीकेशन बिकॉज ऑफ पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन तो आ ही रहा है। ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, ये मैं क्यों बढ़ा रहा हूं, कारण सुनो। क्या हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो में मैंने पहला क्वेश्चन क्या उठाया? अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन। नो सी वैल्यूएशन कैसे की जाती है? एक आदमी कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर, नाम फंडामेंटल। एक कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, नाम टेक्निकल। एक कहता है भाड़ में जाओ, जो प्राइस है वो सही प्राइस है, डिपेंड करेगा मार्केट हाइपोथेसिस पे। इसका मतलब कोई पास्ट नहीं चाहिए, कोई फ्यूचर नहीं चाहिए, जो प्राइस आ रहा है करेक्ट प्राइस है, प्रोवाइडेड मार्केट का हाइपोथेसिस स्ट्रॉन्ग फॉर्म होना चाहिए। कम ऑन, मार्केट का हाइपोथेसिस। इसका मतलब वो कहता है पास्ट और फ्यूचर क्या होता है? यार पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम। वो कहता है ना पास्ट ना फ्यूचर, जो रेट आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या समझ आ रही है या नहीं? तो दिस इज कॉल्ड ईसीएमएच। क्या बोलते हैं इसको? तो ईसीएमएच में कितने हाइपोथेसिस लिए इन्होंने? 3। या तो मार्केट फॉर्म क्या होती है? वीक या स्ट्रॉन्ग या सेमी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हुआ तो एब्सोल्युटली करेक्ट प्राइस। सेमी स्ट्रॉन्ग हुआ तो भी क्या प्राइस फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन वीक फॉर्म में तो क्या प्राइस सही है? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन या पास्ट इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब करंट इंफॉर्मेशन का इस प्राइस पे कोई लेना देना, तो इसीलिए ये रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। तो वीक फॉर्म में अगर कोई रेट आ रहा होगा तो वो रिलायबल है या नॉट रिलायबल? और अगर सेमी या स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ रहा होगा तो वो रिलायबल। रिलायबल का मतलब समझ रहे हो? रिलायबल का मतलब क्या है? जो आ रहा है तुम रिलाय करो, सही है, तुम रिलायबल हो जाओ उसके ऊपर। हाँ नहीं सही है। तो रिलायबल मतलब आई एम रिलाइंग ऑन कि जो भी रेट आ रहा है वो बिल्कुल सही है। आई एम रिलाइंग ऑन कि जो भी रेट आ रहा है वो बिल्कुल सही है। दिस इज आई एम रिलायबल ऑन दिस प्राइस। लेकिन ये लाइन कब बोल सकते हो आप? जब मार्केट वीक फॉर्म होगी या सेमी या स्ट्रॉन्ग फॉर्म। दैट्स इट। क्या सबको क्लियर हो गया? हाँ जी। देखो हम लोग यहां पर ना कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम तो सिंपली एक वर्ड यूज कर रहे हैं। यूज क्या कर रहे हैं कि मार्केट कहां फॉल करती है, ठीक है कि नहीं। यहां पे हम आपको ना थ्योरम्स पढ़ा रहे हैं। थ्योरम्स पे हम लोग ये बातें नहीं करते कि इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, हम तो ये कहते हैं कि मार्केट की फॉर्म क्या है, बस ये बता दें। अगर आपको लगता है कि आपके यहां पर जो भी मार्केट बनाई गई है वो रिएक्टिव टू ऑल इंफॉर्मेशन है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे? माई मार्केट इज strong form, my market is, and therefore whatever price it is prevailing in the market, I can rely on that and I will simply buy that share without any argument कि this is overpriced or underpriced. But अगर ये weak form चल रही है तो जो भी प्राइस आ रहा है इस you cannot rely on that price. हो सकता है कि तुम शेयर खरीदो और उसी समय मार्केट जो है वो क्रैश हो जाए और आपका शेयर जीरो का हो जाए। समझ आ रही है? तो कौन सी मार्केट का प्राइस खतरनाक प्राइस होता है? वीक फॉर्म। खरीदने पर सर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यस, तो ये पॉइंट होता है। क्या सबको क्लियर है? तो मैं आपको हाँ जी बोलो।
एक्चुअली में समझो मेरे पॉइंट को, अब क्या होता है, हम लोग रिएक्टिव टू ऑल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब इसमें पॉजिटिव मैटर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव मैटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब हम यहां पर ये पॉइंट पे डिस्कशन नहीं कर रहे कि वो इंफॉर्मेशन वाकई में जेन्युइन थी या फेक इंफॉर्मेशन थी। हमने कहा इंफॉर्मेशन अगर आई और अगर उस इंफॉर्मेशन का इंप्लीकेशन प्राइस पर है तो इसका, और एक चीज मैं तेरे को और बताता हूं वेरी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसका ज्यादातर इंप्लीकेशन हर व्यक्ति पर सेम होता है। जैसे एग्जांपल, डिविडेंड दे रही है कंपनी, ये इंफॉर्मेशन आई। अब ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, डेफिनेटली क्या इसका इंप्लीकेशन क्या हमारे सब के लिए एक ही है क्या, कि डेफिनेटली ये कंपनी के लिए अच्छा है, तो क्या हम सभी लोग शेयर को बाय करेंगे। और अगर हम सब लोग इंफॉर्मेशन को एक ही नजरिए से देखते हैं तो क्या हम सबका एक ही स्टेप क्या प्राइस को अप ले जाएगा, क्योंकि हम सबका स्टेप क्या बनेगा, बाय। कम ऑन, हम सबका स्टेप क्या बनेगा, तो क्या प्राइस ऊपर आ जाएगा। वॉरेन बफेट कहता है जब दुनिया बाय करे तो तुम बेच डालो तो तुम कमाओगे, और जब दुनिया बेचे तो तुम खरीदो। यू शुड मूव एंटी टू द मार्केट इफ यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स। डोंट मूव इन द डायरेक्शन वेयर पीपल आर मूविंग, ऑलवेज मूव एंटी डायरेक्शन। सो ये तो परसेप्शन बेस्ड मार्केट है, तू कैसे लेता है उस इंफॉर्मेशन को, है ना। अब आपको मालूम है जब रिलायंस पेट्रो का शेयर आया था तो इतना खतरनाक लेवल पे रूमर्स आए थे कि अब तो रिलायंस के खुद के अपने पेट्रोल पंप्स होंगे और डेफिनेटली आप उस वेंचर में जा रहे हो जिसकी पहले से ही डेफिशिएंसी चल रही है। और रिलायंस पेट्रो ने तो ये दावा किया था कि मैं खुद पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करूंगा, मुझे अंडर द सी वो जगह मिल गई है जहां से पेट्रोल निकल रहा है। उसने तो ये क्लेम कर दिया था आरपीएल की कंपनी लाने से पहले। अब क्या हुआ फिर, उसका शेयर खुलते ही इतना ओवर सब्सक्राइब हो गया, बाद में क्या हुआ पता ही नहीं चला उसको। रिलायंस पेट्रोलियम जितने इसने खोले थे धीरे धीरे करके सारे बंद हो गए और आरपीएल को इन्होंने अपने रिलायंस इंडस्ट्री में मर्ज कर लिया, उसकी पहचान ही खत्म कर दी। तो अब वो इंफॉर्मेशन उस समय तो क्या हुआ, प्राइस अप हुआ। बाद में वो सही होती है या नहीं ये तो अब बात की बात है, बट ये तो कंफर्म है कि उस समय लोगों ने क्या रिएक्शन सबने एक जैसा ही दिया था कि यस दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर द इकोनॉमी और ये शेयर बहुत ग्रो करेगा, ले लो इसका शेयर। तो ओवर सब्सक्राइब हुआ था वो बहुत खतरनाक, ये पॉइंट। हाँ जी, सबको क्लियर है या नहीं। चलिए सर पेज नंबर 90 जरा फटाफट से निकालेंगे, समय कम है और मैं जैसे जैसे पढ़ने को दूंगा जल्दी जल्दी पढ़ना है। कौन मुझे बताएगा फंडामेंटल अप्रोच में कैसे पढ़ना है हमें, जल्दी बिना पढ़े बताओ। क्या प्राइस इज बेस्ड ऑन करंट या फ्यूचर कैश फ्लोज, तो फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटेड वैल्यू कौन की क्या करंट वैल्यू होनी चाहिए। अपने आप पढ़ो फंडामेंटल अप्रोच।
इधर देखो यार सारे, आपने पढ़ लिया ना, अब सामने देखो क्या कह रही है। फंडामेंटल अप्रोच कह रही है कि हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है किसी भी कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल, और किसी भी कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड करता है उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, क्या उसका बाय डिफॉल्ट अर्निंग पोटेंशियल अच्छा होगा? और जिसका अर्निंग पोटेंशियल अच्छा होगा, डेफिनेटली जब हम उन सभी अर्निंग को क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे, तो क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा आएगी। प्रेजेंट वैल्यू में लाने के लिए क्या हम एक एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे, यही होता है। अच्छा, जैसे ही हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है, मान लो 100 रुपये। आपको याद होगा हमने डिसीजन लेना सीखा था, अगर करंट मार्केट प्राइस मान लो 110 रुपये का है, तुम्हारे हिसाब से डिजायर्ड प्राइस कितना है, तो हम क्या बोलते थे, ओवर प्राइस वी विल नॉट बाय। लेकिन अगर कहीं इंट्रिंसिक 100 था और मार्केट में वो 90 का मिल रहा था, तो क्या हम बाय कर लेते थे। यही लिखा हुआ है फंडामेंटल, बोलो यही लिखा है। शेयर, हर शेयर इज हैविंग ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेस्ड ऑन अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एटसेट्रा। बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग फोरकास्टिंग, क्या हम उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू करके यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं? दैट इंट्रिंसिक वैल्यू इज देयर आफ्टर कंपेयर्ड विद द करंट मार्केट प्राइस टू टेक द डिसीजन वेदर टू बाय और टू सेल। सिंपल। समझ आया या नहीं? नहीं समझ आया? आपको मैं वैसे एक चीज बताऊं, हमेशा तुम लोग पढ़ते हो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में पढ़ाई बहुत करी है, लेकिन आज भी एक तुम्हारे में सब में कमी है, वो ये कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। आज भी तुम्हें एक चीज पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ता है, तब जाके तुम्हें समझ आता है, और फिर भूल जाते हो, दोबारा पढ़ना पड़ता है, और फिर अगर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं हुआ तो पेपर में फिर पेन नहीं हिलता हमारा। 3 बार पढ़ लिया फिर भी पेपर में अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। समझ आ रही है? तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि चीज़ों को कुछ इस तरीके से आप लिखो ताकि पूरी जिंदगी जो है वो आप जब भी खोलो तो इट विल टेक ओनली 1 सेकेंड टू रिवाइज इट। अगर आप इस चीज को 10 बार पढ़ लोगे और 11वीं बार फिर भूल जाते हो तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट। समझ आ रही है? इसको पढ़ के बताना, जरा नीचे नहीं पढ़ना, इसको पढ़ के बताना क्या लिखा है, बताओ। ऐसे यही चार्ट बनाया मैंने, इसको पढ़ के बताओ। एवरी शेयर इज हैविंग ऑन intrinsic value is based on, whereas earning potential is based on the basis of this, क्या हम present value of earning निकाल कर क्या intrinsic value निकाल लेते हैं? To find out the present value we use appropriate। अच्छा, जो भी intrinsic value आएगी it will be compared with, अगर CMP is higher in that case we will not buy, if CMP is less than intrinsic we will। नहीं समझ आया? अच्छा, जब इतना बोलना आ जाता है ना, अब दोबारा पढ़ोगे ना तो तुम्हारे अंदर और रिफाइनमेंट आ जाएगी। समझ आ रही है? अब पढ़ो जरा, टेक्निकल अप्रोच क्या है, बिना पढ़े बताओ क्या है। बेस्ड ऑन पास्ट, इसका एक ही नारा है, हिस्ट्री रिपीट्स इन, तो फ्यूचर इज बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन। फ्यूचर इज बेस्ड ऑन, तो जब भी हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है तो क्या एवरी टाइम हम पास्ट को बेस बनाएंगे। अच्छा, आपको मालूम है, आपने कभी देखा नहीं होगा, इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने कोर्स किया हुआ है इसका टेक्निकल। आपको मालूम है टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है? इधर देखो, फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। टेक्निकल एनालिस्ट ना ग्राफ बनाता है। क्या बनाता है? ये देखो कैसे, मान लो एक रिलायंस का शेयर उठा लिया मैंने, रिलायंस के शेयर की 5 साल की मूवमेंट मैंने ग्राफ में रिकॉर्ड कर दी। वो कुछ इस प्रकार थी, लाइक दिस। ये मैंने 5 साल की मूवमेंट रिकॉर्ड कर ली उसकी, ठीक है जी। टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, पहले 5 साल की मूवमेंट को ग्राफिकली प्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद ना एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट डाल देता है, वो इसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ये रिग्रेशन इक्वेशन बीच में इंसर्ट कर देता है। जैसे वो रिग्रेशन इक्वेशन इंसर्ट करता है ना, इसको बोलते हैं कि ये इस चार्ट का एवरेज है। ये चार्ट का क्या है?
और अगर मुझे ये पता लगाना हो कि इस ईयर में या इस ईयर में शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इस शेयर की वैल्यू इस तारीख पे इतनी आएगी। क्या समझ आ रही है? तो मेरा क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं? वी हैव डन टेक्निकल एनालिसिस। क्या करा हमने? तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या ग्राफ बनाने पड़ते हैं, उन ग्राफ के बेसिस पर क्या हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं। और जो आदमी ऐसा करता है वो कहलाता है टेक्निकल एनालिस्ट। ये बार बार इस चीज को मानता है क्या, कि फ्यूचर इज बेस्ड ऑन, इतिहास दोबारा रिपीट मारेगा, तो ये इंफॉर्मेशन दोबारा लौट कर आएगी। इसी को बेस बनाते हुए ये लोग अपनी एनालिसिस करते हैं। क्या सबको क्लियर है? अपने आप रीड करो। टेक्निकल अप्रोच, आप कभी टीवी खोलो, जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं पढ़ लिया बच्चे? The technical analyst endeavors to predict the future prices level of the stock by examining one or the many series of the past data from the market itself. हाँ जी, फ्यूचर का प्रोडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा फ्रॉम द मार्केट itself. The basic assumption in this approach is that history tends to repeat in itself and the prices of the stock depends upon the supply and demand in the market prices and has a little relationship with the intrinsic value. इसका मतलब हो क्या? वो कह रहा है भाई टेक्निकल ने ना फंडामेंटल को तो बिल्कुल ही काट दिया। वो कह रहा है फंडामेंटल चिल्ला रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू। कहता है इंट्रिंसिक में इंट्रिंसिक कुछ नहीं होती। शेयर का प्राइस आज की डेट में डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है। हाँ जी, किस पर बेस्ड होता है? और डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर पास्ट इंफॉर्मेशन अच्छी थी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर प्राइस अपने आप। फ्यूचर में फोरकास्टिंग क्या है ये कोई बंदा इतनी टेंशन लेगा ही नहीं। तो वो कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू का करंट मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कहती है फ्यूचर को बेस बनाओ। वो कहता है फ्यूचर को बेस तब बना सकते हो जब फ्यूचर को फोरकास्ट करना किसी को आता होगा। बोलो। कह रहा सच ये है कि आज अगर कोई प्राइस तय हुआ था तो वो डिमांड और सप्लाई बेस्ड था, और डिमांड और सप्लाई जो भी हो रही थी क्या वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, और इंफॉर्मेशन ऑलवेज कौन सी अवेलेबल होती है? तो क्या पास्ट को बेस बनाकर ही तुमने डिमांड सप्लाई करा था?
और उसी डिमांड सप्लाई का इंप्लीकेशन क्या प्राइस पे आ रहा था? मुंह खोल दो, आगे बढ़ लो। All financial data and market information of a given security is reflected in the market price. Therefore, an attempt is made through the charts to identify the price movement pattern which predict the future movement of the security. The main tools जो है उसके वो है डाउ जोन्स, जो assert करता है कि stock prices demonstrate a pattern over 4 to 5 years and these patterns are mirrored by the indices of the stock prices. क्या मतलब है सर? ये जो टेक्निकल अप्रोच है ना, इसको सपोर्ट करेगा डाउ जोन्स। अभी दिखाऊंगा कैसे। हाँ जी, कौन सपोर्ट करेगा? तो अभी डाउ जोन्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा हाउ दिस इज गोइंग टू सपोर्ट टेक्निकल अप्रोच। सर आगे पढ़ना, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। सर कौन मुझे बताएगा एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी? सर सुन लीजिए ध्यान से। हाँ जी, इस हाइपोथेसिस में वैसे तो 3 मार्केट आती हैं। कितनी आती हैं? 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। अगर मैं कहूं स्ट्रॉन्ग मार्केट है, क्या है? तो क्या प्राइस हमेशा करेक्ट आएगा? प्राइस हमेशा। और स्ट्रॉन्ग कब हो सकती है? जब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड पीपल आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन और उसका इम्प्लीकेशन प्राइस पे आ रहा हो। देखो 2 चीजें, एक तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दूसरा यू आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, कम ऑन, यू आर एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, द प्राइस इज बीइंग अफेक्टेड। अगर ये तीनों बातें हो रही हैं तो क्या मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, यानी कि हमारी कैपिटल मार्केट इज एफिशिएंट, हमारी कैपिटल मार्केट इज। और अगर हमारी कैपिटल मार्केट एफिशिएंट है तो फ्यूचर और पास्ट को भाड़ में जान दो, जो करंट है क्या वो सही है? कम ऑन। तो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस, वर्ड तोड़ के देखो, कैपिटल मार्केट अगर एफिशिएंट हो, कम ऑन, कैपिटल मार्केट अगर, तो क्या करंट प्राइस करेक्ट प्राइस है? पढ़ के देखो क्या लिखा है। The theory is popularly known as efficient capital market hypothesis. The advocate of this theory contends that security market is perfect or at least not too imperfect. अगर imperfect है भी तो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप रिलाय ना कर सको। कहता है it is based on the assumption that efficient capital market prices are traded security always fully reflect publicly available information concerning those security. क्या समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ये मान के चल रहा है क्या कि जो प्राइस आ रहा है, कम ऑन, जो प्राइस, वो रिफ्लेक्ट करेगा सारी उस इंफॉर्मेशन को जो पब्लिक डोमेन में आई थी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो प्राइस आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करेगा सारी इंफॉर्मेशन को जो पब्लिक डोमेन में है। कम ऑन, जो आगे, इट इज बेस्ड ऑन दी असम्पशन। ये तो हो गया। कहता है फॉर मार्केट एफिशिएंसी देयर आर 3 एसेंशियल कंडीशन। पहला, सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इन्वेस्टर्स सिमिलरली व्यू करते हैं इंप्लीकेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सिमिलरली व्यू करते हैं मतलब डिविडेंड आया तो आप सब कैसे व्यू करोगे? पॉजिटिव। तो और अगर मान लो रिलायंस का किसी कंपनी के साथ डीमर्जर है, अगर कंपनी डीमर्ज हो जाती है, अलग कर रही है अपने आप को किसी से, तो क्या ये बैड इंप्लीकेशन आ सकता है? तो व्हाट दे आर ट्राइंग इज कि जो भी इंफॉर्मेशन है पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड पीपल आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का इंप्लीकेशन हर आदमी की नजरिए में सेम है। अगर अप है तो सबके लिए अप है, फॉल है तो फिर ऐसे में क्या जो भी प्राइस आएगा क्या वो करेक्ट हो जाएगा? आगे देखो जरा। इट हैज बीन एम्पिरिकली प्रूव दैट स्टॉक प्राइसेस बिहेव रैंडमली अंडर द अबव कंडीशन. These conditions have been rendered unrealistic in the light of the actual experience because there is not only transaction cost involved but traders have their own information base. क्या मतलब है? Now please try to understand. ये कह रहा है कि यहां तक तो ठीक था ECMH, लेकिन वो कहता है ये जो 3 assumptions है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम ECMH में प्रैक्टिकली सर्वाइव कर नहीं सकते. बताओ क्यों? क्योंकि जिन 3 assumptions के साथ वो काम कर रहा है वो तीनों assumption मार्केट में हो ये पॉसिबल पहली बार. ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, इंफॉर्मेशन सारी फ्री हो ये जरूरी, कुछ इंफॉर्मेशन पाने के लिए क्या पेड भी करना पड़ता है, और तीसरा हर आदमी बिहेव करेगा विद द सेम वे. ये जरूरी हो सकता है कि मेरे लिए डीमर्जर पॉजिटिव था और तुम्हारे लिए डीमर्जर मैं खरीद लूं और तुम बेच दो, क्या इसका इंप्लीकेशन सेट ऑफ हो जाएगा? बोलो. तो वो अगला जो पैराग्राफ है वो एक तरह से ECMH का क्रिटिसिज्म था कि मैं इसको पूरी तरह से सही नहीं मानता. रीजन समझ आया क्यों? क्योंकि जिन 3 assumptions से ये मॉडल बनाया गया था वो तीनों assumptions गलत हो सकती हैं. क्या सबको क्लियर है?
बट हाँ, अगर ये तीनों assumption ठीक है तो क्या ECMH भी ठीक है? आगे बढ़ो. Efficient market hypothesis are put challenge to the fundamental and technical analysis to extend that random walk model is valid description of reality and work of chartist is of no real significance. Now random walk बीच में आ रहा है, क्या वो भी बता दूं अब मैं? बीच में random walk आ रहा है. random walk क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा. हाँ जी, what is random walk? ध्यान से सुनो. पहले तो ये क्या कहता है, रैंडम वॉक क्या होती है, पहले सुनो ध्यान से. दारू पिया हुआ इंसान कैसे चलता है, ये बताओ. कैसे चलता है? सीधा चलता है. दारू पीने के बाद आदमी कैसे चलता है? सीधा चलता है? नहीं, उसका अगला स्टेप रैंडम होता है. कैसे? या तो वो आगे जाता है या पीछे. तो अगला स्टेप अगला या पिछला कहीं पे भी जा सकता है. हाँ जी, जिन्होंने ली हुई है उनको मालूम है. मेरा क्वेश्चन है, क्या अगला स्टेप रैंडम होने की वजह से, अगला स्टेप ये पता लगाना मुश्किल है कि अब ये आगे आएगा या, बिल्कुल उसी प्रकार कहते हैं मार्केट भी एक दारू पिए हुए इंसान की तरह है. बोला क्यों? बोला इसलिए प्राइस डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन. ECMH ने बोल दिया प्राइस डिपेंड्स अपॉन, मुंह यूज कर लो अपना, एटीट्यूड को साइड पे रखते हुए मेरे सामने बच्चे बन के बैठा करो. प्राइस डिपेंड्स अपॉन, प्राइस डिपेंड्स अपॉन एंड इंफॉर्मेशन इज रैंडम. क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि अच्छी आने वाली है या अच्छी आएगी तो प्राइस अप जाएगा, बुरी आएगी तो वो कहता है भाई फ्यूचर और पास्ट ये दोनों चीजें तो बेवकूफ हो गई. फ्यूचर को बेस बना के कहता है यार फ्यूचर जिसकी तुम बात कर रहे हो, क्या फ्यूचर की इंफॉर्मेशन तो चाहिए होगी. पहली बात तो इंफॉर्मेशन मालूम है सर्टन है या अनसर्टन. तो जो चीज रैंडम है, जो चीज सर्टन ही नहीं है, तो प्राइस कैसे सर्टन हो सकता है? तो वो कहता है प्राइस डिपेंड अपॉन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज अनसर्टन, तो प्राइस इज ऑल्सो. तो कहता है फिर पास्ट बिहेवियर, फ्यूचर बिहेवियर, फंडामेंटल, टेक्निकल, कह रहे हैं सारे तो पागल है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं. वो कह रहे हैं ऐसा कभी होता ही नहीं है. पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दोगे और फ्यूचर में इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो रोगे बैठ के. फ्यूचर के बेसिस पे पास्ट कर रहे हो, क्या जिस चीज को फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन सर्टन थोड़ी ना है. वो क्या है? आज तुम कह दोगे कि कंपनी अगले 10 साल तक डिविडेंड देगी और उसका अर्निंग पोटेंशियल बड़ा खतरनाक है. जैसे मैंने कहा आरपीएल, क्या लोगों ने आरपीएल को लेकर, फंडामेंटलिस्ट ने अपनी एक अप्रोच बना दी, आरपीएल इन्वेस्टमेंट बहुत खतरनाक, अर्निंग पोटेंशियल खतरनाक से भी खतरनाक, प्राइस खतरनाक खतरनाक खतरनाक, लोगों ने कहा ले लो फिर, ओवर सब्सक्राइब. लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन सर्टन थी या अनसर्टन थी? हुआ क्या? पता ही नहीं चला उसका, कहां गया वो. तो मेरा क्वेश्चन, इसका मतलब ECMH क्या कह रहा है, समझ आ रही है? ECMH कहता है पास्ट और फ्यूचर बिहेवियर ये दोनों बेकार है. सच ये है कि प्राइस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन. कम ऑन, प्राइस इज बेस्ड ऑन एंड इंफॉर्मेशन इज एंड हेंस इज प्राइस, हेंस इज. तो पढ़ो जरा क्या लिखा. Efficient market hypothesis has put a challenge to fundamental and technical analysis to the extent that random walk model is valid description of reality and work of chartists is of no real significance in the stock prices analysis. In practice, it is observed that the market are not fully efficient in the semi-strong or strong sense, or inefficiency or imperfection in certain kinds have been observed in the studies conducted so far for the test of efficiency. In short, if these theories are taken in the strongest form, तो फंडामेंटलिस्ट का ये मानना था कि सिक्योरिटी इज वर्थ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटकम्स. टेक्नीशियन का मानना था, हाँ जी, दैट प्राइसेस ट्रेंड डाटा शुड बी स्टडीड रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग डाटा, मतलब हमें ट्रेंड देखना चाहिए. और एफिशिएंट का मानना ये था कि जो शेयर का, स्टॉक का प्राइस जो भी इस समय आ रहा है वो बिल्कुल सही है, वो जिस भी प्राइस पे बिके वो करेक्ट प्राइस है. क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस प्लीज. तो अब देखो ध्यान से, कितना आसान हो गया. फंडामेंटल बेस्ड ऑन, टेक्निकल बेस्ड ऑन, और ECMH कहता है जो प्राइस है वो बिल्कुल सही. क्या 3 थ्योरम समझ आ गया? इसको बोलते हैं वैल्यूएशन अप्रोच ऑफ सिक्योरिटीज. कम ऑन, वैल्यूएशन अप्रोच ऑफ
डन। 5 पढ़नी है हमें, 3 समझ आ गई सर। बातों ही बातों में 2 मॉडल मैंने पढ़ा दिए हैं, एक रैंडम वॉक और एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा। पेज 93, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर दी ऑल्टरनेट अप्रोचेस टू वैल्यूएशन? 3 तो हमने पढ़ ली ना, तो ऑल्टरनेट अप्रोच में एक कौन सी आ रही है और एक एफिशिएंट मार्केट, दोनों पढ़ा दिए मैंने। एक बार रैंडम वॉक अपने आप पढ़ना। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। देखो पहला वाला पैराग्राफ तो वही टेक्निकल और फंडामेंटल की बात कर रहा है। सेकंड पढ़ेंगे जरा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी शेयर प्राइसेस विल राइज और फॉल्स ऑन द whims एंड फैंसीज ऑफ मैनिपुलेटेड इंडिविजुअल्स। हाँ जी भैया, तेरी वाली बात हो रही है। whims एंड फैंसीज क्या मतलब? क्या लोग जो अफवाहें उड़ाएंगे, मैनिपुलेटिव लोग अफवाहें उड़ाएंगे और उसी पे बेस्ड होगा मेरा शेयर प्राइस। जिंदगी का सच तो यही है। As such, movement of the share value absolutely random है, and there is no need to study the trend and the movement prior of making investment। कहता ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो डेफिनेटली मूव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ whims and fancies। whims and fancies समझते हो ना? मार्केट में जैसा र्यूमर आएगा, टेक्निकल जितना मर्जी स्ट्रांग हो, मार्केट में अगर र्यूमर तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो शेयर नीचे जाना ही जाना है। टेक्निकल जितना मर्जी वीक था, अगर र्यूमर पॉजिटिव आ गया तो शेयर ऊपर जाना है। इसका मतलब तुम टेक्निकल यानी पास्ट क्या देख रहे थे डजंट मैटर। सवाल तो यह है कि उसके बारे में आज अफवाहें क्या हैं, क्या प्राइस की मूवमेंट वैसी होगी। और अफवाहें पॉजिटिव है या नेगेटिव ये कोई भी नहीं जानता, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव। तो डेफिनेटली अगर अफवाहें रैंडम है तो प्राइस भी क्या हो गया? रैंडम हो गया। क्या सबको क्लियर है? कहता है नो श्योर प्रेडिक्शन कैन बी मेड ऑफ फर्दर मूवमेंट और ट्रेंड ऑफ द शेयर प्राइसेस बेस्ड ऑन द गिवन प्राइस एज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। द रैंडम वॉक थ्योरी इज इनकंसिस्टेंट विद द टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि ये टेक्निकल वेक्निकल तो मानता ही नहीं है। ये कहता है टेक्निकल तो बार बार क्या बोलता है? पास्ट। वो कहता है जबकि शेयर का प्राइस इज नॉट बेस्ड ऑन पास्ट, इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर इंफॉर्मेशन। इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड इफ इंफॉर्मेशन इज रैंडम तो प्राइस इज ऑल्सो रैंडम। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको रैंडम वॉक थ्योरी में ये लाइन जरूर लिखनी है। Price is based on information is based on future is uncertain, hence is information, and if information is uncertain, hence is price। समझ आ रही है? Whereas it states that successive price changes are independent, and whereas technician claim that they are dependent। भाई टेक्निकल वाले क्या कहते थे? फ्यूचर डिपेंड करता है किस पर? पास्ट पे। और ये क्या कहता है? पास्ट से मेरा कोई लेना देना, क्या मेरा इंफॉर्मेशन से लेना देना है, और इंफॉर्मेशन पास्ट वाली या फ्यूचर वाली? क्लियर है या नहीं? बट बिलीविंग इन रैंडम वॉक डज नॉट मीन दैट वन शुड नॉट बिलीव इन एनालाइजिंग द स्टॉक। अब ये भी इन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा जो लोग रैंडम वॉक को मानते हैं इसका मतलब ये नहीं है आप एनालाइज करना बंद कर दो।
हाँ जी, क्या आज भी जिंदगी का सच यही है कि लोग एनालाइज करते हैं जानते हुए कि रैंडम है, फिर भी क्या आप एनालिसिस करते हो? कम ऑन यार, अभी कोई ऐसा थोड़ा ना आंख बंद करके आप शेयर खरीद लेते हो। जानते हुए कि फ्यूचर मूवमेंट अनसर्टन है, जानते हुए कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट, स्टिल क्या पीपल एनालाइज द स्टॉक्स? कम ऑन। तो रैंडम वॉक अपनी जगह पे सही तो है, लेकिन बावजूद इसके क्या लोग एनालिसिस आज भी करते होंगे? आज मैं तुम्हारे को बोलूं 50 लाख इन्वेस्ट करना है, क्या कहीं आन दे ऐसे करोगे? क्योंकि हम रैंडम वॉक के दीवाने हैं। और रैंडम वॉक क्या कहता है? जो ले लो सब सही है, तेरा फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, जो होगा सबके साथ होगा, तेरे साथ भी वही होगा। कौन ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हम जितने मर्जी रैंडम वॉक के भक्त हो जाए, लेकिन सच यही है, एनालिसिस हम आज भी करते हैं। क्या आज भी मेरे से बच्चा फोन करके पूछ सकता है ऐसे कि सर एक बात हो, इन दोनों शेयर में बताओ बेटर कौन है, पिछला वाला? फिर अच्छा मैं भी क्या करूंगा? क्या डेफिनेटली उसका ट्रेंड दूंगा? कम ऑन यार। तो हम जितना मर्जी पढ़ाइयां पढ़ लें, सच यही है, जो हमें गंदी आदतें हैं वही रहेंगी। रैंडम वॉक बोल बोल के ऊपर निकल लिया, लेकिन पढ़ने में भी सही लग रहा है। ऐसा नहीं है पढ़ने में गलत लग रहा है, करनी लेकिन हमने वही है जो हमने करनी है। आप जितना मर्जी बोल लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, करना हमने वही है जो हमने पढ़ना है। हाँ जी, हम सुनते सबको हैं, करते अपनी है। बोलो बेटे, थ्योरम सारी पढ़नी है। इन्वेस्टमेंट करते समय इन थ्योरम को याद नहीं रखना, तब तो बस जो हमारे मन की बात होगी हम वही करेंगे। ये तो पास होने के लिए 5 मॉडल है तो जी, जाने अनजाने में कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। अच्छा एक चीज कंफर्म है, फंडामेंटल अप्रोच रियल लाइफ में लगानी मुश्किल है। सही बोल रहा हूं? फंडामेंटल अप्रोच को अप्लाई करना डिफिकल्ट होता होगा, यस और नो, लेकिन फंडामेंटल अप्रोच भी लगानी हमारी मजबूरी हो जाती है जब जिसका पास्ट अवेलेबल ही नहीं होता। मैंने कहा रिलायंस पेट्रो आया, पास था ही नहीं, क्या लोग फंडामेंटलिस्ट ही बने? तो वहां पे सारे लोग कौन आ गए? टेक्निकल वाले तो पीछे बैठ गए। बताओ क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, चार्ट कैसे बना के दे? तो क्या जब आरपीए लाना होगा तो कितने लोग जो यानी कि जो भी स्क्रीन पे आ रहे थे वो सारे कौन से थे? फंडामेंटलिस्ट। टेक्नीशियन को लाया ही नहीं गया क्योंकि उन्होंने कहा किस चीज का चार्ट बना के दे। तो इसका मतलब क्या सारी थ्योरम कहीं ना कहीं सरवाइव करती हैं। बोलो बेटे, हमें जो उस दिन याद आ जाए। हाँ जी बोलो। चलो जी, उम्मीद करता हूं क्लियर टू ऑल ना। अच्छा इसमें एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी। अब सुनो क्या है, इधर देखो, पढ़ना नहीं है। एडवांटेज क्या है? दिमाग नहीं लगाना, बस शेयर ले लो, पैसा होना चाहिए। क्योंकि रैंडम वॉक तो क्या कहता है, जो प्राइस है वो बिल्कुल, तुझे दिमाग लगाने की जरूरत, पैसा है शेयर ले। तो इसका मतलब रैंडम वॉक के बिलीवर एक ही लाइन बोलते हैं, पैसा है लगा दे। इसका मतलब दिमाग कहां लगा, पैसा कहां से आएगा? ये मत दिमाग लगा कौन सा शेयर अच्छा है, सारे शेयर अच्छे होते हैं। कम ऑन, सारे शेयर, क्योंकि सारे शेयर अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन। तो सारे शेयर अच्छे होते हैं। कौन सा शेयर तुझे आबाद करेगा, कौन सा बर्बाद करेगा, ये तो तू भी नहीं जानता। तो चुप करके बस लेता चला जा। बोलो बेटा। तो रैंडम वॉक किस्मत के सहारे छोड़ दिया हमारे को। यस, क्या समझ आ गया? नहीं। टेक्निकल वाला क्या कहता है, ऐसा गलती से मत करना, पहले एनालाइज करो कौन सा बेटर है, उसके लिए क्या जाओ पास को बेसिस पे चार्ट बनाओ, चार्ट के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करो, तब सोचो कौन सा लेना है। एटलीस्ट कुछ करने को तो है। और रैंडम वॉक वाला क्या कहता है, पैसा है आजा। बोलो जी। तो रैंडम वॉक बिलीवर्स पैसे पे ध्यान दें, टेक्निकल वाले एनालिसिस पे ध्यान दें। समझ आ रही है? बोलोगे तो तुम हो नहीं कुछ भी। समझ आ रही है? 1:30 हुए हैं और बीवी का मैसेज आ गया, कहाँ हो? अरे हम कहाँ होते हैं? आवाज नहीं जाती, लेकिन कैमरा तो कनेक्टेड है, देख तो रही है वो मुझे वहां से। वो देख, ये कैमरा ना, मेरी वाइफ कैमरा मैन जो था ना, वो
वो कैमरामैन आया जिसने हमारे स्कूल में कैमरास लगाए हुए। तो मेरी वाइफ कहती है कोई बात नहीं, कैमरेस लगवाने हैं, मेरा है एक वेंडर, मैं भेजती हूँ। तो उसने उसको पहले ही कह के भेजा कि कैमरेस ऐसी ऐसी जगह लगाने हैं कि जहां मैं सर को हमेशा देख सकूं। तो एक कैमरा मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगा हुआ है कि वो मेरे पे ही रहता है। अब इस क्लास में क्लास देखे ना देखे, लेकिन वो कैमरा देखो सिर्फ मुझे देख रहा है। देखो, देख रहे हो? ऑफिस में बैठ जाऊंगा ना, तो फिर ऑफिस में भी एक कैमरा ऐसा है जो उस सीट पे लगेगा जहां पे मैं बैठता हूं। तो मेरी वाइफ कहती है तुम जहां जहां चलोगे मेरा साया तुम्हारे साथ होगा। हाँ जी, तो ये बात है। अब कई लोग बोलते हैं सर बीवी शकी है आपकी, हम बोलते हैं नहीं, प्यार करती है। नजरिया अलग अलग, नहीं थ्योरम है। थ्योरम है तो थ्योरम बोलो। आ रहा हूं। हाँ जी, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट आवाज नहीं जाती इसको। स्पीकर लगवा रही थी, मैंने कहा स्पीकर नहीं लगना चाहिए। यू कैन सी माई एक्शंस। बोल। अच्छा, कई बार मैं ऐसी बातें बता देता हूँ क्लास के अंदर जो उसको भी नहीं बताई। नहीं बताई थी ना कि मैंने उसको फर्स्ट एनिवर्सरी में एक सिरोस्की की 1200 की रिंग दी, ये बोल के कि वो डायमंड की है। आज तक वो ये सोच के पहनती है कि उसकी रिंग, एंड शी इज वेरी हैप्पी, वाओ ब्यूटीफुल। वो ऐसे बोलते हैं आज तक की सबसे प्यारी रिंग ही है ये, इसमें डायमंड बहुत ज्यादा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, सिरोस्की 1200 में बड़ी 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 रिंग मिल गई। वो 28 डायमंड लगे हुए। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको लेके दी एक्चुअल वाली, तो वो 6 डायमंड कहती इस बार छोटी ले आई। मैंने कहा भाई साहब इसको कैसे बताऊं, वो 28 वाली जो है। बट मेरे को लगा ठीक है ना, डायमंड और सिरोस्की ये तो दिमाग का खेल है। तुम कुछ पहन लो, जिसको तुम डायमंड समझ लो वो डायमंड है। गेम तो सारी दिमाग की हो गई है कि नहीं? जूते पहने हैं, मैंने देखा ब्रांडेड अनब्रांडेड सेम लगते हैं, लेकिन ब्रांडेड अगर पहने हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें ब्रांडेड पहने हैं। तो तुम्हें ना बताया जाए ये अनब्रांडेड है तो तुम तो उसी कॉन्फिडेंस में चलोगे ना। होता है ना, पीछे से शर्ट फट गई किसी की, पता नहीं है कितना कॉन्फिडेंटली चलता है, पूरा दिन घूमता रहेगा मजे से, फटी हुई है कोई नहीं, किसी ने बता दिया भाई शर्ट, उसके बाद क्या भाई साहब घर नहीं पहुंच पाता वो। गेम तो सारी दिमाग की है। उससे पहले अगर उसको ना बताओ तो भाई साहब वो बॉस के सामने मीटिंग भी कर लेता है, इंटरव्यू भी दे आता है, फटी है तो पता नहीं ना, लेकिन कॉन्फिडेंट होता है। जहां उसने बता दिया तेरी शर्ट फटी हो, भाई साहब पहले क्यों नहीं बताया? तो सारी गेम दिमाग की और कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड्स हियर, यहीं से शुरू यहीं से खत्म, और कुछ नहीं है। समझ आ रही है? तो इसको जितना मामू बनाओगे उतना बेनिफिट में रहोगे। समझ आ रही है? मैं कई बार बोलता हूं बच्चों को, शरीर को नहीं पता रात हो गया, ये दिन है रात है, शरीर को कभी नहीं पता। हमारे दिमाग को हमें कन्विंस करना होता है दिन ही चल रहा है, तो वो देखना नींद ही नहीं आएगी उसको। जहां तुम्हें लग जाएगा, मैंने बहुत बार बच्चों को बोला, मैंने कहा पजामा पहनते ही नींद आती है, क्यों? क्योंकि माइंड को पता चलता है मालिक के ऊपर पजामा चढ़ रहा है, इसका मतलब रात हो रही है। समझ आ रही है? तो दिमाग बड़ा हमारा खिलाड़ी आदमी है। वो पहचान, उसको ये नहीं मालूम रात दिन है, उसकी पहचान इन सब चीजों से है। टाई वाई पहन ली, मालिक बॉस घूम रहा है, दिन चल रहा होगा, तभी तो हम रात को 2 बजे भी गोलगप्पे खा रहे होते हैं शादी में जाके, और कहीं पे भी ब्लिंक नहीं होती, आइस होती है। लेकिन वही चीज अगर हम पढ़ने बैठ जाए 11 बजे, होता है ना ऐसा, क्योंकि माइंड को पता है हमारी बॉडी रिएक्शंस हैं, ये सारे हमारे बॉडी रिएक्शंस हैं।
पढ़ाई हम करते हैं निक्कर पहन के, रिलैक्स होके पढ़ेंगे। बॉडी को कहता है, बॉडी दिमाग को पता चलता है भाई मेरा मालिक रिलैक्स हो गया, इसको आगोश में ले लो। 5 मिनट लगते हैं, निकल लिया भैया। समझ आ रही है? तो ये सारी दिमाग की गेम है। आप तो, मैं तो पढ़ाई ऐसे करता था, मेरे को पता था भाई ये गेम खराब हो रही है, तो मेरे को पढ़ाई कैसे करनी थी, मैं तो जूते पहन लेता था। रात को 12 बजे सॉक्स वॉक्स शूज वूज सब पहन लेता था, जीन्स पहनता था टाइट सी, अनकंफर्टेबल, नींद आती नहीं थी। पता चल जाता था दिमाग को मालिक बिजी है कहीं, उसको क्या पता रात है भाई, लाइटें सारी जला दो, उसको क्या पता बाहर अंधेरा है। समझ आ रही है? तो इट्स ऑल माइंड गेम। हम जैसा सोचते हैं वैसा होएगा। आपको मैं बता रहा हूं, कभी आजमा के देखना, मेरी तो जिंदगी इन सब चीजों पे निकल चुकी है। मैं आज भी इस चीज में स्ट्रांग बिलीवर हूं कि हर आदमी का एक ऑरा है, जैसा क्रिएट करोगे तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होगा। नेगेटिव कर लोगे तुम्हारे साथ हर चीज गलत होनी शुरू हो जाएगी, एवरीथिंग आपके अनफेवरेबल होती जाएगी। घर वाले भी गालियां देंगे, लड़की छोड़ के चली जाएगी, पास भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, मतलब आपको लगेगा कि जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। यही ऑरा हमारी सोच से पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव कैसे होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव होता है बार बार पॉजिटिव थॉट्स लाकर, बार बार बोलकर। द मोर यू टॉक टू योर सेल्फ, दैट विल गिव यू पॉजिटिव ऑरा। और आपको मैं बता रहा हूं, आजमा के देख लेना, एंड इट विल वर्क। जिस आदमी का ऑरा पॉजिटिव है, जो तुम छोड़ के जाओगे पेपर में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। इतनी स्ट्रांग बिलीविंग हो जाती है। जो पेपर में अगर तुम 2 क्वेश्चन करके गए हो ना, तो उन्हीं 2 में से दोनों क्वेश्चन आए होंगे, देखना 32 नंबर के। हैरान मत हो। मेरा पॉइंट समझ लो ध्यान से, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इट्स ऑल योर परसेप्शंस जो तुम्हारे को सराउंड कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसी सोच लेके काम करोगे ना, द थिंग्स विल अकॉर्डिंगली वर्क अकॉर्डिंग टू यू। मैं आपको बताता हूं क्या होता था, मेरे साथ क्या होता था। मैं जरा सा भी कोई गलत काम कर दूं ना, तो मेरे साथ तो बड़ा सिंपल था, मेरे को पनिशमेंट ऑन द स्पॉट मिलती है। किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मेरे साथ। आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस नाउ, कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे साथ कोई चीज ना लिंगर ऑन नहीं होती। कुछ ना कुछ इंस्टेंट गलत हो जाएगा मेरे साथ, कुछ ना कुछ इंस्टेंट, मतलब कुछ डिलेज ही नहीं है इसके अंदर। और ये बहुत इंस्टेंट रिएक्शंस है मेरे। तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ एक दिन, आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। ये मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन चुका हूं इस चीज का। मेरी मदर गई दूध लेने सुबह सुबह, बारिश आ गई अचानक से, बहुत तेज बारिश आ गई। और मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि यार मम्मी कैसे आएंगे, और वो आ जाते थे 15 मिनट में, और उस दिन आधा घंटा हो गया और वो वापस नहीं आए अभी तक। तो मैं एकदम से घबरा सा गया। तो मैंने इमीडिएटली क्या किया, स्कूटर निकाला और बारिश में भीगता हुआ चला गया वहां देखने। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर एक भी बंदा नहीं था। मैं और ज्यादा डर गया कि यार यहां पे भी कोई बंदा नहीं है, तो मम्मी गई कहां? फिर आए तो थे वो, निकले तो दूध लेने ही है, तो और वो वहां पे भी नहीं है, घर भी नहीं पहुंचे, तो वो कहां गए? तो मुझे लगा यार मैं ना सारे रास्तों में ना देखता हूं कहां पे होंगे वो। तो हुआ ये कि मैं स्कूटर और तेज चला दिया मैंने, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो जैसे ही टर्न हुआ ना, तो मेरा स्कूटर जो था वो स्लिप हो गया। अब इमेजिन करो, जब स्लिप हो रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। जब स्लिप हो रहा था तो मैं गिर रहा था, और मैं एक चीज सोच रहा था कि मैंने क्या गलत करा है, मैं क्यों गिरा? क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन चुका था इस चीज का कि मैं गिरा ही क्यों, मैंने क्या गलत करा हो, मैंने कुछ गलत करा होगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी, बस क्या गलत किया, क्या गलत, गिर रहा हूं, चोट लग रही है, मुझे ध्यान ही नहीं है, बस दिमाग में क्या चल रहा है, गलत क्या करें। इमीडिएटली क्या हुआ, जब स्कूटर के साथ गिरा था मैंने स्कूटर छोड़ दिया,
स्कूटर आगे चला गया, मैं खड़ा हो गया, तो एक जरा से भी खरोच मेरे को नहीं आई, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ मम्मी साइड में उसी शेड के नीचे खड़ी थी, तो मम्मी भी मिल गई, मेरे को चोट भी नहीं लगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, स्कूटर पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भैया मेरे को जाकर रिपेयरिंग करानी पड़े और मेरे खर्चे हो जाओ। तो मेरे को लगा यार हाँ कुछ करा ही नहीं था, ऐसे कैसे चोट लग जाएगी। तो मैं ऐसे बोलता था, जब मैंने कुछ करा तो मुझे कैसे लगेगी, लग ही नहीं सकती। ये मेरा स्ट्रांग बिलीव था। जब मैंने गलत ही नहीं करा तो मेरे साथ गलत होएगा क्यों, ये स्ट्रांग बिलीव। तो ये स्ट्रांग बिलीव इतना खतरनाक हो गया कि आज मुझे इतना पता चल गया कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होना ही होना है, और अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे साथ गलत कुछ होना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक ऑरा क्रिएट कर लिया। तो आदमी को अपने साथ एक ऑरा क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। जब आप किसी चीज में स्ट्रांग बिलीवर बन जाते हो ना, तो आप देखना थिंग्स विल बी इन योर फेवर, अपने आप एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। आज से आप बोलना शुरू कर दो कि मैंने सीएस बनना ही बनना है। February 2019 विल बी माई रिजल्ट डे व्हेन आई विल बी कॉल्ड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। सर लिखवा लेना मेरे से, जिसने ये ऑरा क्रिएट कर लिया, सर पेपर वही आएंगे जो तुम पढ़कर जाओगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो या नहीं? डेफिनेटली जब हम ऑरा क्रिएट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब ऑरा क्रिएट हो गया तो अब मजे ले लो चलो। ऑरा क्रिएट होने का मतलब समझ रहे हो? नाउ वी विल वर्क ऑन दैट। और एवरी टाइम जब मैं अपने आप को ये बात बोलता रहूंगा कि मैंने पास होना ही होना है, होना ही होना है, होना ही होना है, तो आपका बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी आपसे काम करवाएगी और एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर एंड फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ। समझ आ रही है? और रिजल्ट तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट मैं डिक्लेयर कर दूंगा 25 फरवरी तुम पास हो जाओगे। समझ आ रही है? फेल हर आदमी वही होता है जिसका ऑरा नेगेटिव है, जिसकी सोच नेगेटिव है, जिसको आज भी डर लगता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने अपने लिए पॉजिटिव थिंग्स क्रिएट ही नहीं करी। तो वो डायलेमा में रहा हमेशा, और डायलेमा वाला आदमी डूबता है, याद रखना मेरी बात हमेशा। समझ आ रही है कि नहीं? ये लाइफ की वो चीज मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी आजमाई हुई है 22 सालों से, ठीक है ना। 22 इयर्स का मैंने एक्सपीरियंस आपको 5 मिनट में निचोड़ के दे दिया है। करके देख लेना, तुम्हारे को 22 साल बड़े हो जाओगे अपनी उम्र से। जवानी में ही 22 साल बड़े वाला एक्सपीरियंस आ जाएगा। हमने 22 साल तक इसको देखा, तुम्हें 22 साल का 5 मिनट में दे दिया। आजमा के देख लेना, पॉजिटिव अगर हो गया तो तुम्हारी उम्र 40 हो जाएगी, लेकिन तुम नॉलेज की टर्म्स में, दिखने में तुम अभी भी 22 के ही दिखोगे। वाह वाह, समझ आ रही है? गेटिंग द पॉइंट? सोच 40 वाली, उम्र आज भी 20 और 22 वाली, ये होती है जिंदगी। सोच बड़ी, दिखने में चार्मिंग। क्या क्या है, क्या देख रहा है, खुश हो रहा है लड़का है। समझ आ रही है कि नहीं? आजमाना इसको, और मैं बता रहा हूं जरूर आजमाना। पॉजिटिव ऑरा कैसे करते हैं मैं फिर बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। जो चीज तुम चाहते हो उसके ऊपर अब ट्रस्ट करना शुरू कर दो कि ऐसा होगा। समझ आ रही है? ट्रस्ट करना शुरू कर दो कि ऐसा होगा। गेटिंग द पॉइंट? जो तुम चाहते हो उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो कि ऐसा होगा, एंड देन सी द चेंज। मैं बता रहा हूं वैसा ही होगा जो तुम चाहोगे। समझ आ रही है? जैसी लड़की चाहिए तेरे को मतलब इमेजिन कर यार, ये क्या चीज बोल रहा हूं मैं। आप सोच सकते हो कि क्या बोल रहा हूं। ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में दे दिया मैंने, आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। मैं बता रहा हूं, जिसने आजमाया और उसके साथ ऐसा ही हुआ जो मैं बोल रहा हूं, चुप करके एडमिट कर लेना कि मेरी वजह से हुआ है। घमंड नहीं दिखाना और कुछ नहीं करना। जब जब कुछ कुछ पॉजिटिव हो तब तक मुझे याद करना। समझ आ रही है? और अगर कभी लगे 2, 4, 5, 10 साल बाद कि नहीं सर से मिलना है, तो एक डब्बा लेके आना मिठाई का बढ़िया सा। आज की क्लास तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग क्लास बन सकती है। समझ आ रही है या नहीं? आज वहां के देख लेना, जो मैं कह रहा हूं करना है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है, ऐसा करना और बिलीव करना इस बात पे
थिंग्स विल चेंज ऑल टुगेदर। सर रैंडम वॉक थ्योरी समझ आ गई हमें? सर एफिशिएंट मार्केट थ्योरी देखो मैंने पूरी पढ़ा दी है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार आराम से पढ़ते हैं। पेज नंबर 94 में स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक फॉर्म, जरा तीनों पढ़ना एबीसी। पहले स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ो। Strong form. This test is concerned with whether two sets of individuals, one having insider information about the company and other is uninformed, could generate the random effect of the price movement. The strong form holds that price reflects all information that is known. It contemplates that even corporate officials cannot benefit from the insider information of the company. इसका मतलब समझ आ रही है क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन इनसाइडर, तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ चुकी है, तो इसका मतलब कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिशियल इसका बेनिफिट। द मार्केट इज नॉट एफिशिएंट बट ऑल्सो परफेक्ट, यानी कि ये एफिशिएंट भी होती है और परफेक्ट भी होती है। द फाइंडिंग्स आर दैट वेरी फ्यू एंड नेग्लिजिबल पीपल आर इन सच अ प्रिविलेज पोजीशन टू हैव इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड मे मेक अबव एवरेज गेन बट दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। मतलब समझ रहे हो, या तो इनसाइडर्स है ही नहीं, या अगर इनसाइडर भी हैं तो वे ना के बराबर हैं, और वो इतने ना के बराबर है कि उनके इंफॉर्मेशन होने से भी मार्केट पे कोई बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन नहीं आएगा। क्या समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं मेरी इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, तुम्हारे पास नहीं थी, बट वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो सकता है कि मैंने तुम्हारे के कंपैरेटिव मैंने 299 में खरीदा हो, और क्योंकि तुम्हारे पास इनसाइडर नहीं थी तो तुमने 300 में खरीदा हो, बस तुम्हारे और मेरे में 1 रुपए का फर्क आएगा। तो क्या इतना इंफॉर्मेशन की वजह से अगर फ्लक्चुएशन आ भी जाए तो क्या ये नाम मात्र फ्लक्चुएशन अवॉइडेबल था? तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर मैं कहूं मेरे पास जब इंफॉर्मेशन आई थी तब रेट था 150 और मैंने 150 में ले लिया, और तुम्हें जब वो पता चला तो रेट हो गया 500, तो क्या मैं इनसाइडर की वजह से 350 बेनिफिट ले गया? तो क्या ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है? लेकिन वो कहता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ऐसा नहीं होता। वो इंफॉर्मेशन अगर इनसाइडर के पास होती भी है तो भी वो पब्लिकली बड़ी जल्दी आ जाती है, जिससे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत हैवी। समझ रहे हो? आज मेरे पास पता चली तो मैंने शेयर खरीद लिया, आज मेरे पास आई मैंने शेयर खरीद लिया 299 में। अब ऐसा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली आएगी नहीं, वो जल्दी जल्दी आ जाएगी, 1 घंटे में तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर 1 घंटे में वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ गई तो वो शेयर 2 रुपए फ्लक्चुएट कर गया, तो आप क्या बोलोगे? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इनसाइडर और तुम्हारे में कोई ज्यादा फर्क है? नहीं। उसने 299 में तुमने 301 रुपए में, तो तुमने कहा यार कोई फर्क नहीं पड़ता इनसाइडर थी या नहीं, क्या हमारा प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही था। कम ऑन। तो दिस स्ट्रॉन्ग फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? सेमी स्ट्रॉन्ग। पढ़ो। सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट प्राइस पे आता है, ऑल या पब्लिकली? हाँ। तीसरा कौन सा है बच्चे? वीक फॉर्म क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। वीक फॉर्म क्या कह रहा है देखो जरा। अकॉर्डिंग टू इट द करंट मार्केट प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ऑल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इधर देखो जरा, करंट इंफॉर्मेशन का उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं है। मैंने पहले बोला ना, अगर मान लो किसी ने 15 साल पहले अच्छा करा था और अगर आज उसका शेयर इसलिए खरीदा क्योंकि उसने
15 साल पहले अच्छा करा था, तो क्या ये वीक फॉर्म मार्केट है? क्या कोई भी करंट इंफॉर्मेशन का उसके प्राइस पे कोई इंप्लीकेशन? तो फिर ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं? वीक फॉर्म मार्केट। क्या बोलते हैं? कौन मुझे बताएगा क्या वीक फॉर्म मार्केट में जो भी प्राइस आएगा वो रिलायबल है या नॉट रिलायबल? इट इज नॉट रिलायबल। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ करंट इंफॉर्मेशन। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन? बोलो बेटा। सर अब देखो जरा डाउ जोन्स, पेज 91 पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2, डाउ जोन्स थ्योरी। पहले समझना है आपने, फिर पढ़िएगा। देखो डाउ जोन्स कैसे काम करता है, पहले समझ लो जरा एक बारी। डाउ जोन्स कहते हैं दो तरह की मार्केट होती है, बुलिश और बियरिश। अब मानो क्या? वो कहते हैं एक फेज होता है मार्केट का, एक बुलिश फेज होता है और एक बियरिश फेज होता है। ठीक है जी, प्राइमरी फेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फेज। वो कहता है कि किसी भी शेयर में दो फेजेस देखे जाते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। अगर तो बुलिश है तो उसमें क्या देखा जाएगा कि प्राइस जो है वो पहले अप जाएगा, बट जब ज्यादा अप हो जाता है ना तो थोड़े समय के लिए उसके अंदर एक सेकेंडरी मूवमेंट आती है जो कि थोड़ी डाउनवर्ड होती है, लेकिन फिर से ये अप मार जाता है, थोड़ा सा डाउन फिर अप। ये होता है बियरिश फेज। इसमें प्राइमरी मूवमेंट अप जाएगी और सेकेंडरी मूवमेंट थोड़ी डाउन, और इसके अलावा माइनर मूवमेंट तो होती रहेंगी इंट्राडे ट्रेडर्स की वजह से। माइनर मूवमेंट समझते हैं? स्टॉक का प्राइस आज 1000 से इंट्रा ट्रेडिंग की वजह से हो सकता है 910 रुपए हो जाए, 990 रुपए हो जाए, या 1010 हो जाए। ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलेगी, लेकिन अगर आप उसको 3 साल तक होल्ड कर लोगे तो वो अप ही जाएगा। वो क्या जाएगा? अप। क्योंकि अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट क्या है, तो आप बुलिश रहोगे और शेयर प्राइस ग्रो करेगा, ये ट्रेंड है मार्केट का। लेकिन बुलिश फेज के अंदर बियरिश फेज भी आता है, बट वो बियरिश फेज लंबे समय के लिए आएगा या शॉर्ट स्पैन के लिए, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ बियरिश फेज कैसे बनाऊंगा? बियरिश में पहले क्या होगा, फिर थोड़ा सा, फिर ये है बियरिश फेज। इसमें प्राइमरी मूवमेंट क्या है और सेकेंडरी, समझ आ गया? तो सेकेंडरी मूवमेंट हमेशा एंटी टू प्राइमरी होती है, एंटी टू। अच्छा अब ये डाउ जोन्स क्या कहता है? डाउ जोन्स कहता है कि ये बिहेवियर होता है स्टॉक प्राइस का, या तो वो बियरिश फेज में रहता है या फिर बुलिश में। अगर वो बियरिश फेज में आ गया तो वो कुछ ईयर्स तक इसी फेज में रहेगा, कुछ सालों तक वो इसी फेज में रहता है। आपको मालूम है इंडियन स्टॉक मार्केट इस समय बुलिश है, और ये बुलिश फेज बहुत टाइम से चल रहा है। बोलो, अब ये बुलिश फेज जो चल रहा है बहुत टाइम से, तो अगर आप 3 साल का या 2 साल का स्पैन ले लोगे तो यू विल सी ड्रास्टिक राइज इन द प्राइसेस। हालांकि अगर आप डेली देखोगे तो हो सकता है कभी गिर रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, कभी गिर रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, लेकिन 2 साल के स्पैन में अगर आप देखोगे तो रिलायंस का शेयर 965 रुपए से 1600 का हो गया। मेरा क्वेश्चन, ये अगर देखूं यहां से और यहां, क्या ये बियरिश बुलिश दिख रहा है मुझे? हालांकि अगर मैं डेली स्टडी करूं तो क्या वो बढ़ भी रहा था, घट भी रहा था, बढ़ भी रहा था, घट भी रहा था। वो क्या थी? माइनर मूवमेंट्स। क्या थी वो? लेकिन था उसका बुलिश फेज। था क्या? बुलिश फेज। क्या समझ आ गया? बोलो बेटा। अच्छा बीच में आपको मालूम है कुछ समय के लिए ये अभी बियरिश भी हुआ था, सेंसेक्स गिरा, निफ्टी गिरा, कुछ समय तक गिरना शुरू हो गया। लोगों ने सोचा कि फेज चेंज हो गया है, लेकिन नहीं, वो वापस राइजिंग ट्रेंड में आ गया। इसका मतलब वो जो मूवमेंट आई थी, क्या वो प्राइमरी थी फॉल या वो सेकेंडरी फॉल था? 2019 में जानकारों का मानना है क्या कि बेयरिश फेज आएगा मार्केट में। कौन सा फेज आएगा? वो एक चांस है बेयरिश फेज के, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत खतरनाक लेवल पे ऊपर चली गई है। हर आदमी मार्केट को देखकर एंटर कर चुका है कि हम भी कुछ पैसा कमा ले।
और मार्केट का एक रूल है, जब सारे लोग अंदर आ जाएं तो बड़े लोग बाहर निकलो, और जब बड़े लोग बाहर निकलते हैं तो फेस चेंज हो जाता है, बुलिश क्या बन जाता है, बियरिश फेस बन जाता है। क्या समझ आ रही है? नहीं? तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2019 में ये फूटने वाला है और बियरिश फेस की ओर बढ़ेगा। और वैसे भी 2019 इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है कि नहीं? तो 2019 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है जो डिसाइड करेगा कि अगले 4 साल हमारा फेस बियरिश में जाने वाला है या बुलिश जाने वाला है। अगर मिली जुली सरकार आ गई तो ये बियरिश हो जाएगा और गंदा वाला बियरिश हो जाएगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर फिर से कोई सरकार विद मेजॉरिटी आती है तो हो सकता है ये फिर से वापस संभल जाए और दोबारा बुलिश हो जाए। तो ऑल डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? डाउ जोन्स खत्म, पढ़ के देखो जरा। It is one of the earliest theories of technical analysis. The theory is formulated by Charles H. Dawes of Dow Jones and Company, who was first editor of the Wall Street Journal of USA. According to this theory, the share price demonstrates a pattern for 4 to 5 years. These patterns can be divided in 3 cyclical trends: primary, secondary and minor trends. In primary trends जो होता है वो 1 to 3 year चलता है. Over this period, market exhibit definite upward या downward movement, which is punctuated with a shorter span of trend reversal. Punctuated मतलब समझ रहे हैं? बढ़ते बढ़ते punctuation मतलब थोड़ा सा उसमें गिरावट, फिर बढ़ेगा, फिर गिरावट, फिर बढ़ेगा, फिर गिरावट, और अगर गिर रहा था तो बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, like this. The trend reversal is called as secondary trends, and primary trend is indicated of overall pattern of the, यानी कि अगर हमें पैटर्न बताना है बुलिश या बेयरिश, सेकेंडरी को देखकर या प्राइमरी को देखकर। प्राइमरी अपवर्ड है तो बताओ, और प्राइमरी डाउनवर्ड है तो ट्रेंड हमेशा प्राइमरी को देखकर होता है, ना कि सेकेंडरी को। आगे बढ़ेंगे जरा। इन बियरिश फेज द ओवरऑल ट्रेंड, एक सेकेंड पीछे मिस हो गया क्या? हाँ पहले देखो जरा पीछे। इन प्राइमरी ट्रेंड अगर अपवर्ड हो ये बुलिश फेज कहलाएगा, और अगर प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड हो तो ये बेयरिश कहलाएगा। क्या सबको समझ आ गया है? नहीं? अरे बोलिए ना भैया। देखो समझ के करोगे तो मैंने बार बार बोला टिप्स पे आ जाएगा, ये रीड ही करना होगा एक बार। इन बियरिश फेज ओवरऑल ट्रेंड इज दैट ऑफ डिक्लाइनिंग इन द शेयर वैल्यू। आफ्टर ईच फॉल देयर इज स्लाइट राइज विच इज कॉल्ड एज, बट अगेन सब्सिक्वेंट फॉल विच इज इवन शार्पर। शार्पर समझ रहे हैं? बढ़ेगा लेकिन फिर गिरेगा तो और खतरनाक तरीके से गिरेगा। द सेकेंडरी ट्रेंड रिवर्सल लास्ट फॉर 1 to 3 months. माइनर ट्रेंड जो होते हैं वो डेली बेसिस पर होते हैं, बट ये ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाले नहीं होते। समझ रहे? रोज 2-4 पे फ्लक्चुएशन तो होती है ना, वो अप भी हो सकती है और वो तो अप हो गई तो आप ये नहीं कहोगे वाह वाह बियरिश फेज आ गया, बुलिश आ गया, ऐसे नहीं बोलना। जो डेली 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है ना वो बेयरिश है ना बुलिश है। गिर गया तो आप ये नहीं कह सकते बेयरिश आ गया, बढ़ गया तो ये नहीं कह सकते कि अब क्या है, बुलिश। वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो रोज गिर सकता है, रोज बढ़ सकता है, तो वो फेजेस डिसाइड नहीं करता। दिस इज डाउ जोन्स। लॉक कर दे। आवाज बड़ी मध्यम है। रैंडम वॉक, ECMH, टेक्निकल फंडामेंटल, डाउ जोन्स। क्या तैयारी थ्योरम क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 4, CAPM क्या है? CAPM क्या है? आपको याद है CAPM? नहीं याद? बोला CAPM याद है? डिजायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस RM इंटू 1, RM माइनस RF इंटू बीटा। नलायक। बताओ क्या था? डिजायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? यही पढ़ा था। इसको बोलते थे रिस्क प्रीमियम, ये बीटा सिक्योरिटी। अब मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना, पढ़ना नहीं है। CAPM का मानना यह था कि किसी भी व्यक्ति की जो रिटर्न है वो 2 पैरामीटर पे बेस्ड है, एक टाइम वैल्यू और एक रिस्क प्रीमियम। एक टाइम वैल्यू और एक टाइम वैल्यू के लिए उसको रिस्क फ्री रेट चाहिए, और प्रीमियम के लिए क्या उसको रिस्क के लिए प्रीमियम चाहिए। देखो आज अगर मैं अपना पैसा, मान लो ये लड़की बहुत सेफ है, यानी कि मुझे मालूम है कि इसने कभी मेरा पैसा ऐसा हो नहीं सकता ये लेके भाग जाए,
इसने मेरे से कहा सर मेरे को 10,000 रुपए दे दो, पक्का मालूम है कि ये भागेगी नहीं, बावजूद इसके क्या बैंक का रिटर्न तो मैं ले लूंगा। बताओ, बैंक का रिटर्न जो मैं इससे मांग रहा हूं वो इसलिए मांग रहा हूं कि मैं रिस्क ले रहा हूं, या इसलिए क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी विद टाइम डिक्लाइंस। तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ मनी विद टाइम डिक्लाइन बाय 7%, तो बेटा तुमने 7 तो देना ही देना। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि ये लड़की भागने के मूड में भी है, तो क्या मैं 7 लूंगा या प्रीमियम लूंगा? और प्रीमियम की वजह बिकॉज आई एम टेकिंग रिस्क। तो क्या आदमी को डिजायर्स 2 वजहों से करनी है, एक टाइम वैल्यू और दूसरा प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, और इन दोनों का सम अप क्या हमारे पास सीएपीएम में डिजायर्ड रिटर्न देता था। आप पढ़ के देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने तो पढ़ा दिया। आगे वो जो बोलेगा ना वो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला तुम्हें आता है, रीड करना है फटाफट से, जल्दी जल्दी रीड करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ आए ना आए। पढ़ लिया बेटा आपने? CAPM is defined as an economic theory that describes the relationship between risk and expected return and serves as a model for the pricing of risky security. किसी को याद है हम इसको प्राइसिंग में यूज करते थे? कैसे? देखो, DR निकाला मैंने, डिजायर्ड रिटर्न 18% और उसकी एक्चुअल आ रही है 15, तो हम क्या बोलते थे? एक्चुअल कम है, तो हम क्या बोलते थे? दिस इज ओवर प्राइस। नहीं समझ आया? नालायक हो, करे नहीं है क्वेश्चन। CAPM से क्या निकलता था? एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कंपेयर्ड विद एक्चुअल। क्या ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट करते थे अंडर प्राइस, ओवर प्राइस, या तो क्या CAPM एक तरह से मॉडल है जो हेल्प करता है प्राइसिंग में, हेल्प करता है। आगे बढ़ो। द CAPM assert that only risk that can be priced by the rational investor is systematic risk. Now please try to understand. तुम इंग्लिश पढ़ते हो तुम्हें समझ में, लेकिन कुछ नहीं आता। पता क्या लिखा है इसने? क्या लिखा है इसने? पता है क्या लिखा है? बताओ इसका मीनिंग बताओ। चलो मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि तुम बिल्कुल घटिया तरीके से पढ़ते हो, पता है, इसीलिए तुम लोगों को याद भी नहीं रहता कुछ भी। आप लोग रीडिंग करते हो, आप लोग रुकते नहीं हो शब्दों पे। इस लाइन का मीनिंग मालूम है कितना खतरनाक है? ये कहता है एक ही ऐसी रिस्क है जिसके लिए रिवॉर्ड मिलता है, और वो कौन सी रिस्क है? लॉजिक सुनो, क्यों सोचो ऐसा क्यों बोला उसने। भाई मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली समझना, सिस्टमैटिक रिस्क में क्या आपके साथ प्रॉब्लम आई है? सबके साथ। आज आपने नोटिस किया होगा, हमें न्यूज आती है ट्रेन पलट गई, 100 यात्री मारे गए। क्या हर यात्री के परिजनों को 2-2 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट देती है? मेरा क्वेश्चन, ये क्यों दिया उन्होंने? ये क्यों दिया उन्होंने? एक तरह से ये प्रीमियम दिया गया। कम ऑन, ये क्या दिया गया? ये प्रीमियम दिया गया उन सभी लोगों को जिनके कोई व्यक्ति की डेथ हुई थी उसमें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। कभी ये सुना एक आदमी खुद ट्रेन के आगे आ गया, उसके परिजनों को 5 लाख रुपए दिए गए? सुना कभी? ये अनसिस्टमैटिक था। ये क्या था? तो रिवॉर्ड किसके अगेंस्ट होता है? अनसिस्टमैटिक के अगेंस्ट। काहे का रिवॉर्ड? मैं पढ़कर नहीं गया, ग्रेस मार्किंग मिलेगी। ग्रेस मार्किंग कब मिलती है? जल्दी बताओ। जब इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है पेपर ही बहुत हार्ड था, सारे बच्चे फेल हो रहे थे, तो क्या ग्रेसिंग सबके लिए होगी? तो ये कौन सा रिस्क था? क्या आपके लिए या सबके लिए? पेपर में पहुंचे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, पेपर कौन सा आया है? आज तो CR का था, CL लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन,
जब तुम इसको देख रही हो, तुम इसको, इसका मतलब हर आदमी के साथ कुछ गलत हो गया? बोलो हाँ। इसमें वो आदमी मजे ले जाता है जो पढ़कर नहीं आया था, वो भी कहता है हाँ मुझे भी लग रहा है। तो अगर कोई सिस्टमैटिक रिस्क आता है, अब मानो क्या आता है, उसका रिवॉर्ड होता है, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क का कोई रिवॉर्ड। अब लाइन पढ़ना, देखो कितनी अच्छी लगेगी। अब लाइन कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे ये वाली। पढ़ो क्या लिखता है। CAPM asserts क्या, ओनली रिस्क जिसका प्राइस मिलता है बाय द रैशनल इन्वेस्टर इज द सिस्टमैटिक रिस्क। व्हाई? बिकॉज दिस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता था। क्या सबको क्लियर है? नहीं। द CAPM हाँ जी says that expected return of a security or the portfolio is equal to risk free return plus market risk premium multiplied by this। ये तो फॉर्मूला बोल रहा है, तुम भी इंग्लिश में लिख देना फॉर्मूला। बोलो इट इज सम ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय बीटा। जो लिखते थे हम वही इंग्लिश में लिखना। आगे बढ़ो। CAPM is calculated using the अब इनके पास शब्द नहीं है, फालतू की बातें जैसे हम करते ही हैं। द फॉर्मूला फॉर दिस इज इतना, अभी ज्यादा बात है। फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री रेट इज 7%, बीटा इज इतना, दिस विल बी डिजायर्ड रिटर्न। और लंबा लिखना है? नो, लिसन। सही तो अपने हाथ की कला है। सच तो यही है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर 4 लाइनों से ऊपर होता ही नहीं, बाकी तो हम बकवास करते हैं। नहीं समझ आई? अब हमने कितना लिखना है, एग्जाम्पल डाल दो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, नाप लेना 5 का, ठीक है ठीक है। ऐसे तो करते हैं हम, कमाल है। आई हैव बीन फ्रॉम योर फेज ऑल्सो। तो ऐसे ही करते थे हम एग्जामिनेशन में। तो पेपर में बैठते थे, मिलेंगे ठीक है। अच्छा कई बार ऐसे होता था 5 नंबर का क्वेश्चन, इतना मिलेंगे नहीं, और लिख। क्या लिख? फालतू लिख। फिर फालतू जब हम लिखने पे आते हैं हमें कोई रोक सकता है? हमारे से बड़ा कोई ऑथर नहीं है भाई साहब। जब हम लिखे तो दुनिया फ्लॉप हो जाए, है कि नहीं? एग्जामिनर भी हैरान हो जाता है, भाई साहब कहां से लिखा है इसने, इतना तो कंटेंट बुक में भी नहीं है। बोला अभी तो पेपर छीन गया था, नहीं तो मैं तो पावर और भी थी। ये तो तूने 3 घंटे का कंस्ट्रेंट लगा रखा है, अगर हमारे को तो ज्यादा दे 8-9 घंटे, हम तो तेरे को लिख दे इतनी, नई बुक छाप दे, नया पोर्टफोलियो। बोला तुम्हारा वाला गलत, ये है असली। बोलो तो इनहेरेंट पावर है हमारी। पढ़ के देखो जरा। The general idea behind CAPM is that investor need to be compensated for 2 ways, एक टाइम वैल्यू और एक रिस्क। क्या वही बात आ गई? टाइम वैल्यू ऑफ मनी represented by risk free rate and it compensate the investor for placing money in any investment over the period of time. Risk calculate the amount of compensation जो कि उसको देना पड़ेगा for taking additional risk. It is calculated by taking a risk measure beta जो कि कंपेयर किया जाता है रिटर्न of the asset to the market over the period of time to the risk premium। उम्मीद करता हूं क्लियर टू ऑल। हाँ जी क्लियर है? नहीं तो 2 पैरामीटर हमने देने थे, एक टाइम वैल्यू और एक रिस्क। बोलो मेरे बच्चों। पेज नंबर 99 पे आएंगे जरा। आपको ना मैं 1-2 क्वेश्चन मार्क करा रहा हूं जो आपने खुद पढ़ने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कैसे। पेज नंबर 102, पहले जो हो जाएंगे वो मार्क कर लो। 102 पे क्वेश्चन नंबर 16, सिस्टमैटिक रिस्क वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क। मार्क कर लेना, इस बार आएगा 4 नंबर का। याद करोगे, पेपर में दिखा होगा और तुम मेरे को याद करोगे। ये पेपर में आएगा 4 मार्क्स का इस बार। लीक है पेपर। आंसर सिस्टमैटिक रिस्क वर्सेस, मैं बता रहा हूं तुम याद करोगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा और तुम मुझे याद करोगे, वाह यार भगवान कसम क्या सर थे। अबे तुम्हारे लिए मैंने पास ही होना है, तुम मेरे पास दोबारा मत आना। तुम यही बोलना क्या सर थे, बहुत अच्छे सर थे। समझ आ रही है कि नहीं? हाँ जी सुनो अब ध्यान से। सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक में डिफरेंस कौन बता सकते हैं मुझे बिना पढ़े? चलो मैं बताता हूं आपसे। मैं ऐसे पूछता हूं, आप बताना ये सिस्टमैटिक का कैरेक्टर है या आंसर। मार्केट रिलेटेड, स्पेसिफिक रिलेटेड, अवॉइडेबल, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन बी डाइवर्सिफाइड, ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड, गवर्नमेंट का गिरना, एग्जाम्पल ऑफ, पढ़कर ना जाना, गंदी इन्वेस्टमेंट चूज करना,
मार्केट में पूरे पोर्टफोलियो में पैसा लगाना, बावजूद इसके नुकसान होना। सिस्टमैटिक, दिस इज नॉट अनसिस्टमैटिक, दिस इज सिस्टमैटिक। समझ आ रही है या नहीं? बोलो, हो गया? पढ़ के देखो। देखो पहला क्या लिखा है, अफेक्ट्स टू होल ऑफ द मार्केट, अफेक्ट्स टू द पर्टिकुलर सिक्योरिटी, मार्केट स्पेसिफिक बेस्ड ऑन यूनिक फैक्टर्स रिलेटेड टू कंपनी। नॉन डाइवर्सिफिएबल बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होती है ये, जबकि अनसिस्टमैटिक डाइवर्सिफाई हो सकती है, इसलिए डाइवर्सिफिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल, हाँ जी, अगर कोई ग्लोबल टर्मोइल, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स आ जाए, या चेंज इन द गवर्नमेंट आ जाए, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, तो ये सब क्या है? सिस्टमैटिक। एग्जाम्पल ऑफ अनसिस्टमैटिक, पुअर मैनेजमेंट, स्ट्राइक ऑफ वर्कर, एक्सेस डेट्स। पहले पढ़ा बच्चे? अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एविएशन वर्सेस बीटा। सर ऐसे सुन लो, टोटल रिस्क कौन है? टोटल रिस्क, बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क। लॉन्ग टर्म अगर जाना है तो हमेशा याद रखना दोनों रिस्क इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? सिस्टमैटिक भी और अनसिस्टमैटिक। तो अगर कोई आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है तो कौन सा पैरामीटर बेस्ट है? स्टैंडर्ड एविएशन। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो बीटा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे ट्रेडर किसको देखेंगे? बीटा फैक्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टैंडर्ड एविएशन। कौन सा बेटर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी चीज जो दोनों रिस्क को देख रही है और एक ऐसी चीज जो सिर्फ सिस्टमैटिक, तो रिलायबल कौन लग रहा है? जो दोनों को देखे, जो दोनों को देखे। क्या सबको क्लियर है? बोलो जी। तो दिस इज स्टैंडर्ड एविएशन वर्सेस बीटा। एक बार घर पे पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं होएगा तुमसे, 20वां हो जाएगा। 20वां पढ़ो क्या है? सेमी स्ट्रॉन्ग वर्सेस, सेमी स्ट्रॉन्ग वर्सेस, बताया था अभी। पब्लिक इंफॉर्मेशन अगर है तो सेमी स्ट्रॉन्ग, सारी इंफॉर्मेशन है तो मोर रिलायबल कौन है? समझ आ गया? बोलो। सर आपको याद है हम लोगों ने पेज नंबर 99 पे देखेंगे जरा, 10th और 11th क्वेश्चन। 11th अपने आप हो जाएगा आपसे। बीटा हमने पूरी जिंदगी पढ़ लिया बेटा। बीटा अगर मोर देन 1 हो तो क्या होता है, लेस देन 1 हो तो क्या होता है, इक्वल टू 1 हो तो क्या होता है? याद है किसी को? सर बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1.2 क्या इंडिकेट कर रहा है? मार्केट सिक्योरिटी इज मच रिस्की देन 1 हो तो रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू रिस्क ऑफ मार्केट, लेस देन 1 हो तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लोगे आप। बीटा डिफाइन हो जाएगा ना। सर आपको याद है पिछले संडे हम लोगों ने सीएमएल और एसएमएल पढ़े थे। सीएमएल की फुल फॉर्म, एसएमएल की फुल फॉर्म। अच्छा मैं देखता हूं कौन बता पाएगा। सर एसएमएल ड्रॉ करते समय एक्स एक्सिस पे कौन था? बीटा। और सीएमएल में नलायक को एक नंबर पे। जब यहां पे बीटा होता है तो ये लाइन बनी थी, इसको एसएमएल बोला था। और यहां पे कौन हो तो जो लाइन बनी थी वो कौन है? ये बताता था वेदर सिक्योरिटीज आर अंडर प्राइस, ओवर प्राइस। और तो इसका मतलब एसएमएल ड्रॉ करते समय सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड फैक्टर लेते हैं, सिर्फ कौन से? लेकिन सीएमएल ड्रॉ करते समय क्या हम पोर्टफोलियो की बातें करते थे? किसकी बात करते थे? तो पढ़ना जरा क्या लिखा है। सीएमएल एक लाइन है जो रिलेशन शो करती है रेट ऑफ रिटर्न विच डिपेंड्स अपॉन रिस्क फ्री रिटर्न एंड लेवल ऑफ रिस्क ऑफ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। कम ऑन स्पेसिफिक। एसएमएल एक कैरेक्टर लाइन है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था मार्केट रिस्क और रिटर्न एट अ गिवन टाइम। देखो सीएमएल और एसएमएल है दोनों ही लाइंस, दोनों ही रिलेशन शो कर रही है रिस्क एंड रिटर्न का। फर्क क्या है? सिर्फ सीएमएल रिस्क रिटर्न किसका? पोर्टफोलियो के बीच में रिलेशनशिप, और एसएमएल रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप बिटवीन सिक्योरिटीज। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, while standard deviation is a measure of risk of CML, whereas beta define risk determination of SML.
समझ आ रही है? क्या दोनों का रिस्क डिटर्मिनेशन सेम है या अलग है? अलग है। तीसरा, सीएमएल जो है वो हमें बताती है, हाँ जी, किसके बारे में? एफिशिएंट पोर्टफोलियो, जबकि एसएमएल बताती है बोथ एफिशिएंट एज वेल एज। उसका कारण है यार, इधर देखो, समझो क्यों। सीएमएल में ना डायरेक्ट पोर्टफोलियो ही निकाल लेते थे, एसएमएल में पोर्टफोलियो आता था या सिक्योरिटीज, फिर उन सिक्योरिटीज से जब पोर्टफोलियो बनाओगे तो वो एफिशिएंट भी हो सकते हैं। और तो इसका मतलब एसएमएल एफिशिएंट पोर्टफोलियो नहीं दे रहा, वो तो सिक्योरिटी बताता था, तो उस सिक्योरिटी से पोर्टफोलियो एफिशिएंट भी बन सकता है और इनएफिशिएंट। लेकिन सीएमएल तो डायरेक्ट क्या निकाल देता है? पोर्टफोलियो। तो वो जो भी पोर्टफोलियो निकालता है क्या वो एफिशिएंट ही होता है। सीएमएल को सुपीरियर माना गया है, क्यों कोई बताएगा? क्योंकि ये मेजर करती है टोटल रिस्क। मैंने पहले बोला जो टोटल रिस्क मेजर करेगा वो सुपीरियर है। पोर्टफोलियो एंड रिस्क फ्री रेट आर डिटरमाइंड बाय सीएमएल, जबकि सारे सिक्योरिटी फैक्टर को डिटरमाइन करता है कौन? सिक्योरिटी फैक्टर मतलब टोटल रिस्क लेते हैं या खाली सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क, बीटा। सर एक बार इसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 4 मार्क्स में आ सकते हैं, सीएमएल वर्सेस एसएमएल। बोलो बेटा। चलो अब सुनो मेरी बात, इसके अंदर ना 5-6 क्वेश्चन है, ये हम लोग करेंगे फिर अब नेक्स्ट संडे में, है ना? नेक्स्ट संडे हम लोग एक काम करेंगे, फॉरेक्स को छोड़कर पहले छोटे छोटे चैप्टर निपटाते हैं, ठीक है कि नहीं? कोशिश करेंगे 2-3 संडे में आपका सारा निपटा देंगे, ठीक है जी? चलो, थैंक यू वेरी मच। एक बारी ना ये सारा ना घर पे जाके दोबारा पढ़ना सारे क्वेश्चंस।